पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या दिखता है मेरे को? पहले तो मैं रियल लाइफ से सोचूं, क्या आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आप एक मैग्नेट लाए, बीच में आपने कुछ आयरन नेल्स या ऑल पिन्स रखे जिसमें आयरन है, कोई भी ऐसी चीज, और वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। और अगर मैंने उसी मैग्नेट के आसपास वुड, रबर, प्लास्टिक ऐसी कोई चीज रखी, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे स्पीशीज, ऐसी चीजें, स्पीशीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी उसी पे शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसी कोई चीज जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, यानी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती है, उसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक। और जो अट्रैक्ट नहीं होती उसको कहते हैं डायामैग्नेटिक। और धीरे धीरे जब हम 12th में जाएंगे, हम पढ़ेंगे रिपेल होती है। ठीक है, तो ये पैरा और डायामैग्नेटिक क्लास 11th में, क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर्स में ही आपको और क्लासेस मिल जाएंगी। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो 11th क्लास में ये दो क्लास देंगे, सिर्फ दो टाइप्स के मैग्नेटिक, और उसके बाद फर्दर तीन तरह की चीजें और आ जाएंगी। तो कभी को कुछ भी करते हुए अगर आपके रास्ते में फेरो और फेरी, एंटी फेरो टकराए, तो मुझे एक बार बता देना। ये वैसे 12th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड है। अब पैरामैग्नेटिक का मेरे को ये मतलब तो डे टू डे लाइफ से मिला हुआ है, लेकिन मैं अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस चीज को क्यों उठा के ले आती हूँ? हमें पता कैसे चले कौन सा मटेरियल पैरा और डाया? तो आपको आगे पता लगाने में क्या दिक्कत है? मैग्नेट रख दो, बीच में वो चीज रख दो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैक्रोस्कोपिक थिंग्स विच यू कैन हैंडल। आई एम नाउ टॉकिंग अबाउट एटम्स एंड आयंस। कौन से आयंस मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन शो करेंगे और कौन से नहीं शो करेंगे, कौन से रिपेल होंगे, कौन से जरूरत से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। 12th में आपको जब फेरो फेरी पढ़ाया जाएगा तो परमानेंट मैग्नेट्स भी पढ़ाई जाएंगी केमिस्ट्री में, कि सिर्फ इसी की परमानेंट मैग्नेट क्यों बनती। कभी आपको पता हो मैं आज यहां बैठे बैठे कैसे बताऊं कौन सी चीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी? हर वो स्पीशीज, चाहे वो एटम है, चाहे वो आयन है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, अगले चैप्टर्स में अगर किसी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगी। 5 अनपेयर्ड हैं तो हाई पैरामैग्नेटिज्म, जिसको हम बाद में फेरो नाम दे देंगे, फेरोमैग्नेटिज्म, जिसमें पांचों अनपेयर्ड है। किसी में 3 अनपेयर्ड है, किसी में 4 अनपेयर्ड है, किसी में 2 अनपेयर्ड है। हर उस चीज को हम बोलेंगे आज के बाद पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्लास 12th के 3 चैप्टर में आएगा, तब कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि मैं दोबारा बता दूं। हर कोई एक्सपेक्ट करेगा फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए। तो पैरामैग्नेटिज्म का मतलब, जैसे कि अब मेरे को हेल्प करो फिर से, क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन, ना 3+, 2+ नहीं लाइए, और पन्ने पलट के मत लाना, कोई भी पन्ने पलट के नहीं देखेगा। क्रोमियम होता है 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ सुनना, मैं जुगाड़ बता रही हूं, राइट? कुछ सुनना। क्रोमियम होता है 24, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d4 4s2। लेकिन 3d4 आते ही मुझे पता चल जाता है एग्जैक्टली हाफ फील्ड से एक ही कम है, जरा उधार मांग लो। तो इट इज 3d5 4s1। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं सिर्फ क्रोमियम की बात करती? 6। 5d में, एक s में। लेकिन मैंने किसकी बात करी है? इधर आ जाओ भव्य, तुम्हारे लिए सीट रोक रखी है हमने। मैंने बात करी है क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम 3+ का मतलब क्या है? फिर से सुनना। क्रोमियम का मतलब क्या था? 3d5 4s1। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक 4s से निकाला और 2 3d5 में से निकाले, कितना बचा? 3d3। 2 आया कहीं से तो मैं रुक गई, देख लेना बच्चों। 3d5 4s1, 3 निकालने हैं, एक निकाला 4s1 वाला और 3d5 में से 2 उड़ा दिए, तो क्या बचा? 3d3। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 3। तो मैं डायरेक्टली कैसे पहुंची? डायरेक्टली कहां, इतनी बार अपनी उंगलियां दिखाई हैं आपको। मैं जैसे पहुंची उस हिसाब से मेरे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। अब अपनी कॉपी में मेरे को बताइए Fe3+, रुको रुको रुको, स्कैंडियम +3, क्या इसमें 3 अनपेयर्ड है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है? क्या इन दोनों में दोनों पैरामैग्नेटिक हैं या नहीं? एटॉमिक नंबर, आयरन का 26, स्कैंडियम का 21।
क्या दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक हैं? तुम लोगों की नोट्स कॉपी में ये एग्जांपल्स होने चाहिए। दोनों ही डायमैग्नेटिक हैं। अच्छा, क्या नहीं है? हाँ, मैंने क्वेश्चन डाया पूछा है। इन दोनों मैंने बदला बीच में, इन दोनों में से कौन सा डाया है? तो अब सबसे पहले तो मेरे को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ठीक है? तो कॉन्फ़िगरेशन लूं आयरन 3+ की। तो अब फिर मैं कुछ ना जुगाड़ दिखा रही हूँ, शायद कुछ बच्चे पकड़ लें। जब कोई भी नहीं पकड़ेगा या एक भी नहीं पकड़ेगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन शायद कोई ऑब्जर्व कर रहा हो मैं कैसे बोल रही हूँ। आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है 26, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, 6 6 4 4 5 5, मैच करो इसको सिर्फ यहीं पर। और 4s2 कितने निकालने हैं? 2 ये निकल गए, तीसरा ये 3d5। भाई इससे ज्यादा पैरामैग्नेटिक क्या ही होगा? मतलब है, ऐसी बात नहीं है। आपने 6 का अनपेयर्ड का भी देखा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने दिखाया कि 6 भी हो सकते हैं 3d4s के मिला के। सबकी कॉपी में Fe3+ की डब्बों वाली कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मेरे को, क्योंकि मेरे को अनपेयर्ड पेयर आज आखिरी बार बात करनी है पूरे 2 साल के लिए। और 12th की एनसीईआरटी अभी खोल के दिखा दूं, भरा पड़ा है डब्बों वाला डायग्राम। बट आई डोंट वांट कि 12th में तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। और इसी तरह से स्कैंडियम 21, स्कैंडियम का नंबर क्या है 21, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d1 4s2। ज्योति मैम तुषार को देखना, कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है जैसे उसने बताया, कहीं ये नहीं लिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन तो हेल्प हिम सॉरी। 3d1 4s2 कितने निकालने हैं इसमें से मेरे को? अच्छा, इससे पहले क्या रहा होगा? आर्गन 18, 3d1 4s2। अब 3d1 4s2 तीन ही है और तीनों निकाल दिए तो नोबल गैस पे पहुंचा दिया, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट मींस ये क्या है? डायामैग्नेटिक। तो मैंने एक साथ 3 एग्जांपल लिए जिसमें से 2 पैरा थे, एक डाया था। एवरीवन, चलिए। सो अब अगर मैं आपको कहूं अकेला Fe और जिंक, कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने बिना डब्बों के, मुझे बताइए दोनों में से दोनों डायमैग्नेटिक हैं, दोनों पैरा हैं कि क्या है? ये तो दिख ही रहा है क्या है? डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारा फुल है। ये भी दिख ही रहा है क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो शायला इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 4। गलती से जल्दबाजी में जैसे आप थोड़ा सा भूलोगे, कैजुअल होगे, जो जो मंडे के टेस्ट तक तो हो ही जाओगे, तब आप लोग इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 करोगे और कहोगे स्टूपिड मिस्टेक हो गई। 3d6 है, 6 ही अनपेयर्ड होंगे। भाई आपको याद होना चाहिए, डी में 5 ऑर्बिटल, पहले एक 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 सारों में भरेगा, छठा फिर पेयर होगा, तो मेरे पास कितने अनपेयर्ड बचेंगे? 4। क्लियर? यहां तक सबको पैराडाई क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद मेरे को थोड़े से क्वेश्चन देखने हैं। हालांकि मैं लास्ट क्लास के टेस्ट में ये बात चेक मार चुकी हूँ, बट फिर भी ये मेरे लास्ट क्लास के टारगेट में था, जो लाइट चली गई तो मैं आपके साथ कर नहीं पाई। शायद डीपीपी 10 का है ये, आप मत देखो डीपीपी, किसी को निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। स्कैंडियम का 21st इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर चारों चाहिए मेरे को, तो उसके लिए क्या आनी चाहिए? अगेन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो एक बार, गाना भव्या देना इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के, इसका मैं नंबर बता दूं, 21 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अनंत इतनी पीछे क्यों पहुंच गए आज? दोस्त आया इसलिए? ये कोई बात नहीं है, यहां नहीं चलना चाहिए ये, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, 21वां इलेक्ट्रॉन, मुझे पहले तो क्वांटम नंबर जानने के लिए ये पता होना चाहिए कि कहां मौजूद है। अब मैं अगर यहां ना भी देखूं, मैं सीधे कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, आप लोगों ने स्कैंडियम अब तक बना लिया होगा। आर्गन 18, उसके बाद क्या भरा जाता है? 4s2। तो देखो अब आपको याद भी हो गया, उस अफबाउ डायग्राम के बिना ही याद हो गया। एंड प्रैक्टिकली 11th क्लास से आगे आप इस चैप्टर का एक ही चीज लेकर जाओगे, एक ही चीज, 21 से 30 कॉन्फ़िगरेशन, बस पूरी 12th की इनऑर्गेनिक में यही चाहिए। अगर आपको क्लास 12th में कोई 45 एटॉमिक नंबर की कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो वाकई आप नहीं दे पाओगे, और हम भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि 11th के स्कूल पेपर्स का प्रॉब्लम है बस। और अगर जेई में मांगते हैं, वो मैंने आपको बताया 4-5 एक्सेप्शन वही मांगते हैं। सो इस चैप्टर के बाद शायद आप भूल भी जाओगे ऑफबाउ जैसा कुछ था, क्योंकि यूज ही नहीं करना आपको। तो आपको क्या क्या यूज करना है मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। सो इफ आई से स्कैंडियम, आर्गन 18, उसके बाद क्या लूं बच्चों में? 4s2, उसके बाद 3d
1। अब मैंने आपसे पूछा इसका 21वां इलेक्ट्रॉन, वो 4s2 वाला होगा कि 3d1 वाला? 3d1 वाला। तो 3d1 वाले का मुझे क्वांटम नंबर देना है, तो पहले तो आइडेंटिफाई करो, ये 3d1 वाले की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और इसके लिए l क्या होता है? 2, और इसके लिए m जो मनाए दे दो, 0 -1 -2, जो जो अच्छा लगता है दे दो, कुछ डिफरेंट करना है मेरे को, सारे एक से बोरिंग लगते हैं, लो दे दिए चारों क्वांटम नंबर। क्लियर एवरीवन? अब एक और जो बहुत अच्छा, ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, बट डीपीपी का क्वेश्चन है इस तरह से नहीं किया था, तो मेरे को लास्ट क्लास ही रिवाइव कर रही हूँ इतनी देर से। तो मैं, एक ट्राई पॉजिटिव आयन है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है। कल को आप क्लास 12th में इस चैप्टर की रिवीजन मांगोगे, डेफिनेटली मांगोगे, तो मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर एक ही क्वेश्चन में रिवाइज कराने की कोशिश करूंगी। जो इसका आंसर दे देगा उसको इस टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी तब, अभी तो सभी दे देंगे, मान के चल रही हूँ। ट्राई यस अनंत, आयरन यानी 26 है एटॉमिक नंबर, 25 है तो आयरन ना होके मैंगनीज है। चलो इतना स्कोप में दे, तुम मुझे एटॉमिक नंबर बताओ यार, वो अभी तुम्हें याद नहीं कराया। 26। आप ये देखिए ट्राई पॉजिटिव और कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है, 3p के बाद 3d नहीं भरा जाता, तो ये कोई नॉर्मल एटम की तो कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, क्योंकि 3p के बाद 4s भरा जाता है, 3p तक तो 18 आर्गन होती है, तो पक्का यहां पर 4s था। एक और स्टूपिड मिस्टेक, which of the following configuration is not possible for an atom? this, ये एक एटम के लिए पॉसिबल नहीं है। बस हम वो एटम वर्ड पढ़ना भूल जाते हैं, क्लास याद रहती है, डिफिकल्ट क्वेश्चन याद रहते हैं कि मैम आपने बताया था हो सकता है, यस फॉर अ आयन। आई एम टॉकिंग अबाउट एटम, एटम की नहीं हो सकती है, सिर्फ किसी आयन की हो सकती है। 4s2 तो भाई भरा गया होगा। अब ये आयन है ट्राई पॉजिटिव, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2 तो 4s2 वाले निकले होंगे, तीसरा कौन सा? ये मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में कराया था, तो उसको रिवाइव कर रही हूं। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 26। आपको सिर्फ याद ही 21 से 30 कराने हैं हमको 12th के लिए, वो धीरे धीरे मेक श्योर। आज की क्लास में इतना 26 हो गया है कि शायद आपको याद रहे 26 आयरन का होता है। 26 एटॉमिक नंबर इज ऑफ आयरन। तो ये आपको कौन सा एटम मिला? आपको Fe3 प्लस आयन मिला, एटम नहीं। सिमिलरली ये जेई एडवांस और नीट, मैं जेई मेंस नहीं बोल रही, जेई एडवांस और नीट का, इसके चारों तरफ इतने पॉपुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। पॉपुलर का मतलब डिफिकल्ट नहीं, बार बार आ रहे हैं, रेपिटेटिव, कि मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और ये शर्ती आप गलत करोगे अगर डीपीपी में नहीं किया तो। हाँ डीपीपी का है, कर लिया तो गलत नहीं करोगे, नहीं किया तो ये वाले क्वेश्चन बच्चों से शर्तिया गलत होते हैं प्रेशर में, क्योंकि आप एक अलग सा टेंशन लेके जाते हो पेपर में। जिनका n+l 5 है उनमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? किस किस का n+l 5 हो सकता है? एक तो 5+0 का, 5+0 का मतलब क्या है? 5s। एक 4+1 का, ये क्या होगा? 4p। 3+2 का 3d। रुकना जरा, ये कौन सा ऑर्बिटल है? क्या? नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट परमिसेबल, ये एब्सर्ड लिख दिया मैंने। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने? 2। इसमें कितने? और नीचे वाले में कितने? इसी में मैं, अगर इसी क्वेश्चन को मैं जेई एडवांस इंटीजर टाइप का बनाना चाहूं तो मैं क्या कहूंगी? जो लोग लिख रहे हैं वो सुने। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन n+l इज इक्वल्स टू 5 विद प्लस हाफ स्पिन? कितने इलेक्ट्रॉन बताए तुम लोगों ने मेरे को? 10, 6 और 2 18। ये क्वेश्चन मेरे को नहीं भूलता, हर बार डिस्कस करती हूँ इसको। क्यों मैंने आधा कर दिया? क्योंकि 18 में से आधे इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जिनकी स्पिन प्लस हाफ थी, आधे ऐसे थे जिनकी माइनस हाफ थी। एनीवन हु इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन दिस, क्योंकि इसका बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक आना है। अब देखिए 2k क्या है भाई, 8l क्या है और 6m क्या है? क्या मतलब होगा? KLM, हमने KLM को फटाक से नंबर दिया हुआ था 1 2 3।
तो ये 2k8l 6m इलेक्ट्रॉन्स, अगर ऐसा कुछ लिखा मिले, ये क्वेश्चन 13 है आपकी इस टीपीपी का, जो भी लास्ट टीपीपी है, दिखाना एक बार। अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा मिले KLM, आगे भी मिलेगा अगले चैप्टर्स में भी, पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में भी। K का मतलब क्या है, आपसे फर्स्ट शेल की बात हो रही है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। सेकेंड शेल 8। थर्ड शेल में आ तो ज्यादा सकते हैं, लेकिन आए हुए 6 है। ये आपको हिंट दे दी। इस चीज का एटॉमिक नंबर क्या होगा? इसमें टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स, क्विक कार्तिक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब आप लोग गलती करो चलेगा, टाइम लो चलेगा, लेकिन अगर क्लास में आपने एफर्ट नहीं किया तो मेरे 15 मिनट वेस्ट हैं। टोटल एस इलेक्ट्रॉन्स इस एटम में, जिसका एटॉमिक नंबर लोगों ने कितना बताया मेरे को? 16। अगर दिख ही रहा है 8 2 10 और 6 16, 16 एटॉमिक नंबर है, ये रहा। कार्तिक कितना समझ पाए KLM का मतलब क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 8 और 6। आसान नहीं है ये क्वेश्चन। एस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल? केशव 6, परीक्षित 8, अनंत, पवित्र 8। 6 वाला कौन था? चेक। पता नहीं, मैं नहीं कह रही ये लोग सही है 8 वाले, पर जनता 8 कह रही तो एक बार 6 वाले को कह दिया चेक। और जो 8 कह रहे हैं जरा ध्यान से, जो 8 कह रहे हैं मतलब कोरस में कह गए 8 8 8 8, चेक करो। 6 वाले भी इंश्योर करो। 6, क्योंकि सारे कह रहे हैं और मेरा एक्सप्रेशन बता गया 6 क्यों। चलो वाई 6, फिर बोलो मत ना, मेरे को तुक्का नहीं चाहिए होगा, सीधे बताओ आई कांट। इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल होते हैं? आप कैसे बताओगे मेरे को? पहले शेल में कौन सा होता है? 1s। दूसरे में? और जल्दी बोल जाओ। 2s, और अकेला 2s होता है दूसरे में? फिर 2s और 2p सर किधर हो? 3p की गल। इसमें भी एक 2s, इसमें सॉरी, इसमें भी एक s, इसमें भी एक s। जब भी नया शेल शुरू हो रहा है s से ही तो शुरू हो रहा है। तो इसमें 1s, इसके अंदर 2s 2p, इसके अंदर 3s 3p 3d, फिर अगले में 4s 4p 4d 4f, हर एक में s है बच्चों। तीनों में एक एक s है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल? 6। तो जिन्होंने भी 8 दिया था पुट अ चेक। क्यों परीक्षित? कॉन्फ़िगरेशन का। अब यही मैं आपको आज बताना चाह रही हूं। आप कॉन्फ़िगरेशन लर्न करके अगर आप सोचोगे कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछेंगे, हेलो वेक अप, वी नो। कॉन्फ़िगरेशन पे पूछा तो हम पिरामिड नहीं बना पाएंगे, हमें तो पिरामिड बनाना है, ऊपर कुछ ही पहुंचानी है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई मेरे को कहेगा आयरन की कॉन्फ़िगरेशन दे दो और गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन दे दो, इसकी प्लेटिनम की दे दो और घर ट्रॉफी लेके जाओ, आ जाएंगे तुम्हें कॉलेज के लिए उठाने गोदी में, सॉरी। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है, ठीक है। अब इसके बाद p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग, अरे रुको यार 10, अरे क्या बात कर रहे हो? टोटल p इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पिन हो -12। तो पहले तो इसमें तो p होता ही नहीं है। इसके अंदर क्या होगा? एक 2p, इसके अंदर होगा एक 3p। उसमें मिस्टेक क्या होगी? मेरे को करने देना बच्चों, ठीक है। 2p में आ सकते हैं मैक्सिमम 6, तो हम कहेंगे 3p पे भी 6, तो 12 होते। 12 में आधों की स्पिन -12 होगी, तो आंसर 6 होना चाहिए, इंटीजर टाइप अगेन। बट वेयर आई एम रॉन्ग, m के अंदर 6 ही इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3s2, और 3p में कितने बचे होंगे? 4। तो कुल मिला के p के इलेक्ट्रॉन कितने? 6 4 10, और उनमें आधों की स्पिन -12, आधों की स्पिन +12। तो मेरे पास आंसर इसका आएगा, इसमें d इलेक्ट्रॉन्स कितने? 0, पहुंचे ही नहीं। d तो 3d तो तब ना आता जब 4s भरते, जब तुम इसको पूरा भरते, इसको तुम 8 करते, उसके बाद तुम्हारा 4s आता, फिर तुम 3d में लौटते। कोई ऐसा जिसको अभी भी लगे मेरे से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे? अब आज की क्लास में अगला जो नया टॉपिक है, उसके बाद DPP 10 शुड बी ओवर। आपको एक
डिफिकल्ट क्वेश्चन की जेई की अलग पूरे चैप्टर की शीट दी जाएगी नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के बाद, जो सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए होगी, नीट वालों के लिए नहीं होगी, जिसमें और अच्छे क्वेश्चन दिमाग खोलने वाले इसी तरह के ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स जो प्लान करके बनाई जाती तुम नहीं कर सकते, वो क्वेश्चन है जो आपका अच्छा दिमाग खोलेंगे। क्लियर है? आगे चलें बच्चों। तो अब इसके बाद ये मैं नहीं दे रही, तुम लोग उड़ा दोगे। अब हम आ जाते हैं एक उस बात पे जिसपे पिछले सालों में काफी मिस्टेक्स देखी गई, और जितने लोग मुझसे यूनिवर्सिटी के डाउट्स पूछ रहे हैं हमसे, या लास्ट ईयर्स के जो बच्चों का हमें फीडबैक मिलता है टेस्ट का रिस्पांस देख के कि एक क्वेश्चन कॉमनली बच्चों से गलत होता है, तो हर साल हम भी ऐसे ही सीखते और इम्प्रूव करते हैं कि जो जेई नीट में जाके बच्चों से कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं हम उसको यहाँ पर रेक्टिफाई करें। तभी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ग्रूम्ड बच्चा जा रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इतना ज्यादा ग्रूम करके भेज रहे हैं कि बहुत ज्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। आने दो, हमारा काम है मार्क्स लेना, आगे सरकार अपने आप सोचती रहे, सीटें बढ़ाए जो मर्जी करे, बट ग्रूमिंग का मतलब ये है कि आपको पहले ही पता हो आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग, इट इज कॉल्ड एज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। वहां जाके लाइव टेलीकास्ट नहीं करना, मेरे को यहाँ बहुत बार रिपीट हो। आप ये देखिए, उस दिन किसी ने पूछा भी था और मैंने कहा था अगर मैं वहां तक पहुंच पाई जो नहीं पहुंच पाई थी लाइट की वजह से, तो मैं पहुंचूंगी। बोहर हाइड्रोजन लाइक कंपैरिजन देखिए, पुराना मॉडल बोहर हाइड्रोजन लाइक, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी हीलियम पॉजिटिव, दिस इज सम सीरियस स्टफ, राइट? इट कैन बी हीलियम पॉजिटिव, इट कैन बी लिथियम 2 पॉजिटिव, इट कैन बी बेरिलियम 3 पॉजिटिव। जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, हर वो चीज, हर वो एटम, ये होगा एनर्जी लेवल। अब अगर मैं पुराने मॉडल को बोहर को देखूं तो उसने क्या कहा था, शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 एंड 4 सो ऑन। 2n स्क्वायर इज नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन इट। तो पहले वाले में कितने भरे जाएंगे, मैक्सिमम 2। दूसरे वाले में कितने भरे जाएंगे, 8। तीसरे में कितने, मैक्सिमम 18। चौथे में 32। ये तो मेरे को बोहर भी बता गया था। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन की लाइफ को देखूं, या मैं सोचूं केमिस्ट्री एटम सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, तो शॉर्डिंगर ने बस मुझे ये दे दिया कि भाई दूसरे में एक्चुअली दो, मतलब वन लास्ट टाइम, दो सब शेल है। ये भी मैं आपको जेई एडवांस की और जो शीट दूंगी, रिवीजन शीट जेई मेंस एडवांस की मिला के, नॉन नीट शीट, उसमें आप देखोगे आपको इस भी ट्रिक किया जाएगा। आपको आप सोच ऑर्बिटल रहे हैं और हम पूछ सब शेल रहे हैं। इतना ऑर्बिटल ऑर्बिटल हो रहा है ना 2 क्लास से, तो आप सोचते ऑर्बिटल हो और हम सवाल पूछेंगे सब शेल पे। शेल पे, शेल इज दिस, जिसको ऑर्बिट कहते थे, शेल वो है। तो कोई मेरे से पूछ ले तीसरे शेल में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिन प्लस हाफ है, तो तीसरे शेल में 18 का 9। लेकिन कोई मेरे से पूछ ले एक ऑर्बिटल में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिन प्लस हाफ है, एक ऑर्बिटल मतलब सिर्फ मैक्सिमम 2 आ सकते हैं जिसमें एक की स्पिन प्लस हाफ। तो ऑर्बिटल शेल और सब शेल का डिफरेंशिएट करना एक आम बच्चे से उस वक्त गलती हो जाती है, और ये उन क्वेश्चंस की बात है जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट होते हैं, उसमें गलती करवाना इज माय जॉब नाउ। तो अब ये हुए क्या बच्चों, सब शेल्स। हर शेल के अंदर फर्दर मेरे को ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं जिसमें डीजेनरेट है, एनर्जी सेम है, राइट? ऐसे ही तीसरे में 3, चौथे में 4। बट यहां मैं क्या दिखाना चाह रही हूं, एनर्जी, तीनों की एनर्जी बराबर है। देखिए ग्राफ है, एनर्जी, तीनों की एनर्जी एक ही जगह पे है। तो आपको लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया है 3s 3p 3d की एनर्जी डिट्टो सेम फॉर हाइड्रोजन लाइक, सेम 4s 4p 4d 4f की शेल नंबर 4 में एनर्जी सेम फॉर हाइड्रोजन लाइक। जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन आया, अब ये मैं 2 क्लासेस से रोका हुआ है आप लोगों को कि मल्टी इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो जाता है। जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन आया, क्या गड़बड़ हुई होगी वो मैं दूसरे डायग्राम में बड़ा क्लियर समझ आ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन लाइक में पहले समझ के देखते हैं कि जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन आया, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, देखो यहां भर गया पूरा, 3p तक तो आप जानते हैं कहीं कोई समस्या ही नहीं आई थी, हालांकि इन इन जगहों पे भी आएगी, बट मल्टी इलेक्ट्रॉन तो बच्चों मेरा यहीं से शुरू हो गया, मल्टी इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया। क्लियर सबको? इधर भी भरने लगा,
जैसे ही मैं यहां पहुंची, इसको भर के मल्टी इलेक्ट्रॉन 4 तो हो गए। जैसे ही मैं 2p में पहुंची, एक इलेक्ट्रॉन भरा मैंने 2p में, एक इलेक्ट्रॉन भरते ही 2p के अंदर एक फाइट शुरू हो गई मेरे पास, और वो फाइट मैं आपको दिखाती हूं। दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। सेम एनर्जी थी, एक ही लेवल पे बैठे हुए थे। दे स्टार्टेड रिपेलिंग ईच अदर। रिपल्शन नेचर कभी फेवर नहीं करता, नेचर हमेशा अट्रैक्शन फेवर करता है। हमेशा रिपल्शन किसी वजह से आए तो आए, नेचर ने आपको अट्रैक्शन के लिए बना के भेजा है। जैसे ये एक चार्ज वाले एक लेवल पे आने शुरू हुए, कॉम्प्रोमाइज, तो उसमें जो पहले भरा उसकी चली। मैं न्यूक्लियस के ज्यादा पास हूं, मेरी एनर्जी कम होनी चाहिए, तुम न्यूक्लियस से दूर हो, तुम्हारी एनर्जी जाएगी, बिकॉज आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो इस 2p को क्या करना पड़ा, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ा एनर्जी में। भाई मेरे को एनर्जी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये रहने नहीं दे रहा मेरे को यहाँ, राइट। सेम गोज फॉर दिस, सेम गोज फॉर दिस। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैं वहां पहुंच पाई तो बात करूंगी। 4s और 3d में जरा सा डिफरेंस क्यों होता है? सोचो यहां से 3p उछल के ऊपर गया, 3d भी गया, तो कितना कम डिफरेंस रह गया 3d और 4s में, इतना सा। लास्ट क्लास में तो मेरे को मानना पड़ा, आपको मनवाना पड़ा कि भाई भी मान लो। यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन में अब मैं इससे काम चला नहीं सकती, मेरे को मल्टी इलेक्ट्रॉन का दिखाना है। दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग फॉर फुल पीरियोडिक टेबल। हैव अ लुक। ये 1s, इसकी एनर्जी कहाँ है, दिख रहा है सबको? अभी ईशानी आप लोग बताना अगर आपको विजिबिलिटी में कुछ दिक्कत हो इसमें, क्योंकि शायद ऑनलाइन में आई डोंट नो कुछ परेशानी ना आ रही हो। 2s और 2p एक साथ नहीं रह पाए। 2s की एक्सपेक्टेड जगह थी ये, लड़ाई शुरू, आपस में रिपल्शन शुरू। इतना माइक्रोस्कोपिक स्पेस, उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ जाए, नंबर बढ़ जाए तो फाइट आनी जायज है। वो फाइट आई और 2s कहां हो गया, नीचे। 2p को रहने दिया ऊपर, एनर्जी डिफरेंस स्टार्ट। फिर सेम गोज फॉर 3s 3p। 3s देखिए नीचे आ गया और 3p को रहने दिया ऊपर। अब सोचिए 3d भी तो यहीं कहीं था। अगर मैं हाइड्रोजन वाले पे जाऊं तो 3d भी तो वहीं था, लेकिन कैन यू सी ये क्या है बच्चों, 4s। मल्टी इलेक्ट्रॉन में 3d की एनर्जी इतनी बढ़ गई कि ये अपने इससे ऊपर नहीं, ये अगले शेल की भी 4s से ऊपर पहुंच गया। इट इज ऑल ड्यू टू रिपल्शन। ये सिर्फ जो हुआ रिपल्शन की वजह से हुआ। 3d यहां होना चाहिए था, 3d शुड बी हेयर। इस तक आते आते तो भाई बहुत ही ज्यादा रिपल्शन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। इसको इतना रिपल्शन फेस करना पड़ा कि ये रिपल्शन मतलब हाई एनर्जी, इतना रिपल्शन आजू बाजू से फेस करना पड़ा, इसकी एनर्जी इतनी बढ़ गई कि हम ये भूल गए ये तो 4s से भी ऊपर पहुंच गया। यस। तो अब आप देखिए एनर्जी का, सबसे पहले कौन है 1s, फिर कौन है 2s, फिर कौन है 2p, फिर कौन है 3s, फिर कौन है 3p, उसके बाद कौन आया? अगर मैं आपको कहती इस डायग्राम से करना, आपके लिए बड़ी दिक्कत आती पूर्वी, आपके लिए बड़ी दिक्कत आती। इसीलिए वो आफ्बाऊ वाला खेल दे दिया आपको। ये समझा के कहती बच्चों ऐसे भरो, तो आप उतना बढ़िया एक्सेप्ट ना कर पाते। आज अब इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आफ्बाऊ ने ठीक ही किया, हमें शॉर्टकट दे दिया। कितनी जगह मैं ये गोले ऊपर नीचे करती रहूंगी। एंड सी 4s के बाद 3d भरा गया। अब मेरे को देखना है, ये रहा 4s और ये रहा 3d, एनर्जी गैप इज 2 लेस। बाकियों में एनर्जी गैप कितना होता है और इसमें कितना है, कम। तो अभी हम कहते हैं एक शेल से दूसरे शेल में ऐसे नहीं जंप कर सकता, एक्साइट कहीं भी करा दो, जो लास्ट क्लास में चल रहा था, बोरो करा दो एक इलेक्ट्रॉन इससे हाफ फिल्ड होने के लिए, सिर्फ आजू बाजू वाले से, जिससे उसकी एनर्जी गैप मिनिमम हो, सबसे नजदीक हो। एंड आफ्टर दैट 5 तक तो फिर अब ग्रीन वालों का तो पता ही नहीं किधर चले गए सारे। और मुझे अभी पता है, अभी तो येलो फॉलो करना है, सॉरी। 4s 4p 4d 4f। क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा एफ ब्लॉक, जो मैंने आपको बताया, डी एंड एफ ब्लॉक पे एक अलग चैप्टर है। वहां आप लेंथेनॉइड इलेक्ट्रोनॉइड के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उसकी इतनी पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज हैं, सारे रेडियो एक्टिव हैं। उसके लिए चैप्टर ही अलग रखना पड़ा। वहां आपको बताया जाएगा इनमें तो है ही नहीं एनर्जी डिफरेंस, वेरी कंपेरेबल विद ईच अदर। तब फिर इस डायग्राम की याद दिलाऊंगी। सो यहां पर ये सिर्फ आपको ना ये बनाना है, ना ये सोचना है, ना इसका कुछ करना है।
लेकिन आज के बाद अगर कोई कहे कि आफबाउ की क्या जरूरत है, कैसे आया, लॉजिक क्या है, पुराने और नए में फर्क क्या है, पुराना एटम का मॉडल बोहर का ये, नया श्रोडिंगर का ये, खाली डिटेलिंग ही नहीं थी कि सब शेल के अंदर शेल ऑर्बिटल बता दिए, फीलिंग इसने बताई, तभी आपको बोहर के हिसाब से 18 या 20 के ऊपर क्लास 10th में नहीं बढ़वा पाए। यहां तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, आपको 3p तक क्यों रखा? यहां तक ठीक चल रहा था, चलो 4s भी करा दिया होगा, कैल्शियम तक भी पहुंचा दिया होगा। सारी लड़ाई तो 4s के बाद हुई ना, जो बोहर ने नहीं बताई थी, इसीलिए ये क्लास 11th के लिए छोड़ा गया। तो ये स्लाइड आपके सिर्फ एक ही काम आएगी कि आप एनर्जी लेवल समझ सको फॉर हाइड्रोजन क्या होता है और फॉर हाइड्रोजन लाइक या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए क्या होता है। एक तो आपसे पूछा जा सकता है मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटिक मूवमेंट, जो आपने को बता के आ गए, पैरा या डाया, नोट करो। एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा क्या है नोट कर लो, फिर मैं सॉल्व करवाती हूँ। कुल मिला के 3 चीजें मुझसे मुझसे सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेयर पूछी जाएगी, वो 1990s में पूछी जाती थी। मोमेंट, मोमेंटम नहीं है ये, दिस इज नॉट एमवीआर, मोमेंट। केमिस्ट्री में मोमेंटम नहीं आता, बस वो एक ही बार आता है, अब मोमेंट आएगा, को धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये 2-3 चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, व्हाट्सएवर लेवल पेपर बी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट पूछने का रिवाज नहीं है। ये तीसरा भी करो, फिर मैं इसके छोटे मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन ये हैं कॉन्फ़िगरेशन पे, पूछे यही जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे। जो एक तो वैरायटी पहले पूछ ली, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैविंग दिस स्पिन हैविंग n+l वैल्यू दिस, और दूसरी वैरायटी ये है नॉट रिपल्शन, ऑर्बिटल ही ऊपर चला गया, इलेक्ट्रॉन नहीं गए। 3D ऑर्बिटल को इतनी रिपल्शन झेलनी पड़ी 3p से कि बात हुई हम एक जगह रह नहीं सकते। तो 3p ने, ऑर्बिटल ने कहा मैं न्यूक्लियस के पास हूं, मेरे पास अट्रैक्शन ज्यादा, आप ऊपर जाओ। तो 3D को ऊपर जाना पड़ा ऑर्बिटल्स को। जब इलेक्ट्रॉन घुसने लगे तो आप ये सोचो, जैसे ही 3p, भाई यहाँ यहाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन का डाउट लिया जा रहा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन का, तो सुनिए सभी लोग, बातें मत किया करो कोई पूछ ले तो। 3p में जब 6 इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे, तब एक ऑब्वियस सी चीज क्या लगती है, 3D भरना चाहिए। 3D में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, 3s के 2 और 3p के 6 मिलके उसको रिपेल करेंगे, बहुत हो गया भाई, हमारी जायदाद पे तुम्हारा हिस्सा नहीं है अब। तो 3p6 के 6 इलेक्ट्रॉन ने उस 3D के एक इलेक्ट्रॉन को इतना जोरदार धक्का दिया कि उसको 4s से ऊपर जाना पड़ा। और आपके पास रूल क्या है, पहले लो एनर्जी वाला भरेगा, तो 3D वाला एक इलेक्ट्रॉन कहता है इससे बेटर मैं 4s में ना आ जाऊं, उसको किस में आना पड़ा, 4s में। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इशू स्टार्ट होता है जैसे उस ऑर्बिटल में आपने एक इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश की, अगर कोशिश की तहस नहस हो जाएगा रिपल्शन। 3D गया ऊपर, उस इलेक्ट्रॉन को रियलाइज क्या हुआ होगा, ये 3D में क्यों जाऊं, 4s है, मैं 3p के बाद 4s में रहना शुरू कर देता हूं, जब ये भरेगा तब देखेंगे 3D में जो आए अगला जाए, मैं क्यों जाऊं। एनीवन, एनी इशू। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझको आती है तो एंजल तुम यहां से कनेक्ट कर सकते हो, पहला पॉइंट तुम्हें नहीं समझ आएगा, बाद में देखेंगे उसको। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, क्योंकि पहला पॉइंट हम कर चुके, दूसरा पॉइंट क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। आपको याद हो जब मैंने स्पिन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे 2 स्पिन देता है, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अब सोच के देखना, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज। अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये क्या होता है, आ गया वो कुछ याद फिर से, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लू मैं, एवरीवन, ये मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो मर्जी कर लो, मतलब मेरे को दोनों यूज करने हैं अभी, तो लेफ्ट राइट तुम यूज कर लेना, फर्क क्या आएगा मैं बता रही हूं अभी। ये अगर मेरे पास क्या मूवमेंट था, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, अगर होता क्लॉकवाइज, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक की स्पिन ये, दोनों एक साइड में कर दी मैंने, सॉरी, हाँ दिस। अब इसमें मेरे को तो, मेरा तो एक ही हाथ है, मेरी मतलब एक ही साइड का कर सकती हूँ, आप समझ रहे होंगे, राइट। तो एक स्पिन इधर आएगी और अगर मैं इसको करती सेम,
तो एक स्पिन ऊपर आती और एक नीचे आती, सेम हैंड को करती, जो मैं अभी कर नहीं सकती, प्रैक्टिकल इश्यूज, मेरे 2 हाथ लगे हुए नहीं है यहाँ पे। सो एक से स्पिन का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, दूसरी स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड नीचे, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे बेस्ड है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती है, तो वो एक दूसरे के क्रिएट किए हुए मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करते हैं, तभी तो डायमैग्नेटिक। रिमेंबर, मैंने लिखवा के करवा के आ गई। अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं सारे, तो उसको क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। क्यों, प्लस हाफ वाला माइनस हाफ वाले की स्पिन को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, कैंसिल कर रहा है। तो पहले मैं आपको यहां समझा लूं जो मैं बात कह रही हूं। कैमरा ऑन रखिए बच्चों। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी स्पिन मोमेंट विल बी कैंसिल्ड बाय इसका स्पिन। अभी मैं स्पिन एंगुलर पे आती हूं, फिर स्पिन मैग्नेटिक पे आऊंगी, दोनों में बात एक ही है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, एक प्लस हाफ है तो एक माइनस हाफ है, एक का मोमेंट दूसरा हमेशा कैंसिल करता रहेगा। सिमिलरली इन दोनों का भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी आपसे कोई भी मोमेंट हम कैलकुलेट करवाएंगे, वो करवाएंगे तो अनपेयर्ड का ही करवाएंगे। तो पहले मैं आपसे मोमेंट कैलकुलेट करवाती हूँ, स्पिन एंगुलर मोमेंट, फिर कराऊंगी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैं बात कर रही थी पहले उसी को कर लेते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रही थी, इतनी देर से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन ये भी होता है बच्चों, ये 12th में देखोगे, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंट, ये 12th में आएगा, इसको छू नहीं रही मैं अभी। मैं अभी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है सिर्फ उसकी बात करूंगी। 12th में पढ़ेंगे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल होती है कि ये क्वेंच हो जाता है, ये वाला तो क्वेंच ही हो जाता है, दब ही जाता है इसके अंदर। तो ये 12th में डिटेल आएगा। लेकिन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला ये है, n+2 स्क्वायर रूट। क्या मतलब है एन का, जहां लिखा है वहां करिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। क्यों बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बात ही करी, जिनमें 5 अनपेयर्ड है वो हाईली पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, 12th में अलग नाम आ जाएंगे। जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है थोड़ा वीकली पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, जिसमें सारे पेयर्ड है उसको क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। लेकिन अब मैं और अच्छा बोल पाऊंगी, ठीक है, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सपोज फिर से, क्रोमियम+3 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूछेंगे यही स्कूल पेपर का पहला क्वेश्चन, क्रोमियम+3 का हमें स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दे दो। हो गया पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लपेट ली अगलों ने, पूरा सब कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लपेट ली, सब लपेट लिया एक नंबर के क्वेश्चन। तो क्रोमियम+3, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2, 3 निकालने हैं, 4s2 से 2 निकाले, 3d4 से एक और निकाला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बची 3d3। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3। यहां पर म्यू, म्यू इज सिंबल ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू इज गिवन बाय 3, 3+2। तो इसको क्या कहूं, स्क्वायर रूट 15, चेक, स्क्वायर रूट 15। ज्यादातर इसका आंसर स्क्वायर रूट में ही रखा जाता है, और इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन। BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटॉन, लिखिए इसको। BM स्टैंड्स फॉर बोहर मैग्नेटॉन। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे निकाला जाएगा। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन क्यों पूछूं, मैं सीधे यही ना पूछ लूं आप लोगों से, मेरे को तो सब कुछ ही आ जाएगा इसके अंदर। मैं आयरन 2+ का पूछ लूं मैं, और अगर आपको मैं कहूं इन दोनों में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, क्रोमियम 3+, आयरन 2+, बता देंगे। और अगला पूछ लूं वैल्यू, तो आपने क्रोमियम की वैल्यू दी स्क्वायर रूट 15, आयरन की दे दो मेरे को, मैं दे रही हूं किसकी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए अगला, आयरन 2+ का स्पिन। यहां पर देख के अंदाजा लग जाएगा व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। एन का मतलब क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देखिए मैंने क्रोमियम का कर रखा है, कैच करो यहां से, और आयरन 2+ बताओ। √24, कहीं से आया √35, 2 आंसर आ गए। चेक करो जी, 2 आंसर का मतलब ही चेक करने लायक है। समीर, पवित्र, केशव,
24। भव्या, आर्यन 24। ये 35 वाले दोबारा देखो फिर। अच्छा, +3 का ले लिया था। ओके, आयरन +2 है, तो आयरन +2 जितना मेरे को याद आता है 3d6 4s2, तो ये दो तो निकल ही जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड कितने रह गए? 4। तो n की जगह 4 पुट करिए, जो आता है दिख तो रहा है, √24 आएगा। एवरीवन क्लियर? तो एक तो ये चीज पता चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। दूसरी चीज क्या पता चलती है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। स्पिन एंगुलर मोमेंटम, राइट? मोमेंट, सॉरी, नॉट मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंट, ये भी म्यू से सिंबलाइज किया जाता है। बट अभी आप म्यू म्यू में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इसका कोई सिंबल नहीं लिख रही। स्पिन एंगुलर मोमेंट का फॉर्मूला s+1 h/2π। एक बार पहले भी h/2π आया है, ठीक है? आज नहीं प्रेशर डालती, अगली क्लास रिवीजन की है तब डालेंगे प्रेशर। कहाँ आया है, किधर आया है, क्या फॉर्मूला, वो मैं अगली क्लास में प्रेशर डालूंगी। 4π आया, जो भी आया है। अब आपको मैं बता दूं, व्हाट इज दिस s? s इज स्पिन नंबर। सभी लोग यही, अगर एक इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या होगा? +12। मैं बात कर रही हूं अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, उसमें पहले डीजेनरेट मतलब जैसे 3p 3d कोई भी ले लो, पहले में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी स्पिन क्या होगी? +12। शायला दूसरे में जाएगा उसकी क्या होगी? क्यों दूसरे में? हुन्स रूल क्या है? पहले सारा सिंगली ऑक्यूपाई मतलब पैरेलल स्पिन। मैंने कहा दूसरे ऑर्बिट डीजेनरेट की बात कर, जब मैं डीजेनरेट की बात कर रही हूं तो फिर पहले में लगना भी गलत है, क्योंकि डीजेनरेट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? पहले 3p x में गया, फिर 3p y में गया, फिर 3p z में, सबकी स्पिन पैरेलल होनी चाहिए। तो 3p के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स भर रही हूं, तो क्योंकि मैं बनाना इसलिए नहीं चाह रही कि बहुत आसान हो रहा है बनाने से और आप भूल रहे हो फिर, तो जब यहां पे जोर पड़ता है तो थोड़ी टेंशन होती है। तो माय पॉइंट इज, इसकी स्पिन अगर +12 हुई तो इसकी क्या होगी? अनंत इधर ही +12। इसकी क्या होगी? ये s है टोटल स्पिन, +12 +12 +12, 3 बार हाफ, तो 3 × हाफ कर दोगे 3/2। ऐसे ही मैंने 5 इलेक्ट्रॉन दिए तो 5 बार हाफ कर दोगे 5/2। दिस इज स्पिन s। अगर ये है तो क्या होगी बच्चों? स्पिन 1 हो जाएगी। इसकी स्पिन ने तो इसको कैंसिल कर दिया, हाफ और हाफ। अच्छा, यहाँ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो +12 और -12 का कुछ मत लाना, यहाँ हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड मॉड ले रहे हैं। तो अब यहां पर व्हाट इज s? s इज +12 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, half into 3 for 3 electrons. I'm talking about unpaired electrons only, because paired की स्पिन कौन गिन सकता है? तो कैंसिल हो गई। एक की अगर +12 है, दूसरे की -12 है, दो ऑपोजिट में है, तो +12 ने -12 को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। प्लीज डोंट एवर काउंट दैट। यानी यहां पर आपको स्पिन काउंट करना है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगेन आई एम चेकिंग, बहुत देर से आयरन और क्रोमियम याद करा रही हूं। मैंगनीज +3, उसका मेरे को स्पिन एंगुलर मोमेंटम दीजिए। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। स्पिन एंगुलर मोमेंट लाओ, अभी आंसर दो। इसका एटॉमिक नंबर होता है 25, कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s2। 3 निकालने हैं, 2 तो ये निकले, तीसरा ये निकला 3d4। 3d4 चारों अनपेयर्ड, चारों अनपेयर्ड मतलब क्या हुआ? 4 बार हाफ, तो क्या हो जाएगा? 2। इस फॉर्मूले में इट इज 2, 2 + 1, और इस h/2π को अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में h कट ले लेंगे। हर जगह h/2π चलना है, तो ये तो सरनेम की तरह चल ही रहा है, इसको खोल के नहीं पुट करवा रही मैं, ये हमेशा h कट होगा। आपके आंसर्स में भी, ऑप्शंस में भी, स्कूल के आंसर्स में भी आपको h कट देना पड़ेगा। तो इट इज h और 2π की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? इसको और सॉल्व करके दे दो, √6 h कट। तो अब आपको देखो, किसी ने कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है तो ये नहीं बेटर क्वेश्चन है?
क्वांटम नंबर पूछने वो अलग बात है, किसी ने अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है तो यही बेटर है कि जिसको कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसी को तो ये सब कुछ आएगा। सो दैट्स व्हाई आई सेड टुडे, अब अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो मेरा अगला चैप्टर भी खत्म है, शुरू ही कॉन्फ़िगरेशन से होना है, मतलब अगला चैप्टर भी गोल होगा। तो उससे पहले पहले कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रेंथन कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए हमें बता दीजिएगा। हो गई? सॉरी, अनपेड मैंने कितने लिखे हैं? 4 ही तो है, ठीक तो है, मैंने अनपेड इलेक्ट्रॉन थोड़ी लिखा है यहाँ। हाफ 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 हाफ, 4 बार हाफ को ऐड करो, 4/2 दैट इज 2। क्लियर? कोई और कंफ्यूजन? मोस्ट वेलकम। और ये कंफ्यूजन होने बड़े जायज हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये हम तो इतनी बार पढ़ के भी हो जाते हैं। सो चलूं आगे? बहुत हुआ, आप कॉन्फ़िगरेशन खत्म, पूरे 2 साल के लिए कॉन्फ़िगरेशन अब नहीं आएगी। इसके बाद सीधा 12th और आपके आगे की इनऑर्गेनिक में जहां भी आएगी वहां बात करेंगे। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे 2 साल अगर आपको बात करनी है तो एक्स्ट्रा क्लास में ही बात करनी है, ठीक है? लास्ट टॉपिक है शेप्स कि एसपीडीएफ। अब मुझे इतना अच्छे से पता चल गया, एस एक ही होता है, पी में 3 डी जनरेट होते हैं, डी में 5 डी जनरेट होते हैं, एफ में 7 डी जनरेट होते हैं। और अब तक मैं ये मान के चल रही हूं, आपको बताया यही गया, हमें भी अभी तक यही पता है, एस ये रहा 1s, ये 2s 2p, फिर 3 लाइनें बना देंगे 3s 3p 3d। अब तक आप एटम ना अभी भी 2d में ही चल रहा है, आप प्रैक्टिकली 3D में आए नहीं है, क्योंकि पेपर और स्क्रीन सारा का सारा 2D है, तो अब तक भी आप सर्कुलर पे ही चल रहे हो। लेट्स शिफ्ट टू नाउ थर्ड डायमेंशन। सो वन लास्ट टाइम, शॉर्डिंगर ने मेरे को 3 क्वांटम नंबर दिए, कौन कौन सा? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक। स्पिन मेरे को शॉर्डिंगर ने नहीं दिया। इन सारों के बेसिस पे, यानी अब मैं किस चीज पे आना चाह रही हूँ? शेप्स पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या बताता था? एनर्जी। एल क्या बताता था? एनर्जी एज वेल एज शेप। बस अब वहां आ गई मैं। तो अब अगर आपको मैंने कहा था जब मैं उस दिन लिखवा रही थी एजीमुथल क्वांटम नंबर के नीचे पॉइंट्स लिख लो, आगे आगे अब वही आएंगे, तो एक ही पॉइंट रह गया आपको लिखवाए हुए में, शेप। जैसे ही शेप्स होगी, डायग्राम बन गए, आज की क्लास, आज का पढ़ाना ओवर हो जाएगा। तो मैं शेप्स पे आऊं तो भाई ये एक और नई कहानी, नया कॉन्सेप्ट कि शेप कैसे पता लगी होगी, जाके देखा तो होगा नहीं, कैसे देख सकता है कोई? ऑर्बिटल क्या था? मेरी क्लास मुझे याद दिलाए, ऑर्बिटल क्या था? डिफाइन, ढूंढो, व्हाट इज ऑर्बिटल? यस, जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, दैट इज अप टू 95%। तो जब कोई चीज प्रोबेबिलिटी पे चल रही है, भाई यही यही पाया जा सकता है, उसकी शेप कैसे पता लगेगी? तब मैंने आपको कहा था बहुत सारे डॉट्स वाला एक डायग्राम बना के कि इसको एक इमेजिनरी बाउंड्री दी गई, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 95% तक ही है, उसको बाउंड्री डाल दो, जो बाउंड्री की शक्ल आएगी वो शेप बन जाएगी। आज आप देखोगे बाउंड्री जब मैंने 95% वाले की बनानी शुरू करी, तो कहीं ये बाउंड्री आई, कहीं ऐसी बाउंड्री आई, और कहीं ऐसी आई जिसको आप शेप का नाम ही नहीं दे पाए। अब हम वो बाउंड्री डालना शुरू करेंगे। तो मैं लेके आई जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फिर से। तो उसको मैंने आपकी क्लास में भी, तब भी जब बात हुई थी, कहा था उसको समझ लो एक टेक्नोलॉजी है जो ढूंढ के बता रही है वेव सिग्नल कहां कितना। अब वो टेक्नोलॉजी, अगर आपकी आंखें हैं तो आपको स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे होंगे, आपके कान है वर्किंग तो बिप साउंड से, जहां जितना तेज बिप आया वहां उतना तगड़ा सिग्नल मिला। भाई लैंडमाइन तो यहीं बिछी हुई है, यही होता है ना। डिपेंड करता है आप उस वक्त किस सेंस को यूज बेटर कर सकते हो उस सिचुएशन में। तो लैंडमाइन ढूंढने के लिए कोई छू के तो देख नहीं सकता, कोई उसको खोद नहीं सकता, कोई उसके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, वजन नहीं डाल सकता, फट जाएगी। तो हमने कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया? सुन के, कि बिप साउंड आते ही मेटल डिटेक्टर बता देता है नीचे कुछ मेटल है। तो सेम गोज हेयर, श्रोडिंगर ने आपको न्यूक्लियस के आसपास से शुरू होके एंड तक प्रोबेबिलिटी देनी शुरू करी। सबसे पहला ऑर्बिटल हम ढूंढना शुरू करते हैं फिर से। फर्स्ट ऑर्बिटल कौन सा है बच्चों आपके पास? 1s। आई एम टॉकिंग अबाउट 1s। 1s में जब मैंने, ये है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से शुरू करते हैं, डिस्टेंस से, बहुत पास न्यूक्लियस के, बहुत पास। जाए, जाए क्या था बच्चों?
वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड। जितना ऊंचा एम्पलीट्यूड, मतलब उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मेरे को इलेक्ट्रॉन वेव का पकड़ में आया। तो जाई इधर, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाती गई, ये रेडियस है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं दूर जाती गई, वेव का सिग्नल कम होता होता एक मिनिमम पे आ गया, और प्रोबेबिलिटी मेरी यहां पर जो भी है, खैर प्रोबेबिलिटी की बाद में बात करूंगी, यहां आते आते तक तो सिग्नल बहुत वीक हो गया। और शायद ये वो एरिया होगा जहां प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी सी है, जिसको हम कंसिडर भी नहीं करते। जीरो तो कहीं हो ही नहीं सकती, ये तो प्रोबेबिलिटी वर्ड ही दे दिया, अगले पहले ही काम करके गए, तुम हमें रिजेक्ट ही नहीं कर पाओगे, हमने कब कहा जीरो है प्रोबेबिलिटी। तो ग्राफ यहां रोक दिया, क्योंकि इसके बाद का ग्राफ बना के पेपर ही तो वेस्ट करूंगी, पैरेलल सही जाएगा। ठीक है, ये 1s, कोई ऐसी जगह नहीं आई जहां मेरे को प्रोबेबिलिटी जीरो दिखाई, सॉरी जाए जीरो दिखाई दे रहा हो, आई कोई जगह? एंड ये काम तीनों एक्सिस में किया गया। तीनों एक्सिस मतलब इफ आई एम न्यूक्लियस, पहले मैं इस एक्सिस में ग्राफ बनाया, ये आया, फिर मैंने इस एक्सिस में ग्राफ बनाया, ये आया, फिर तीसरी एक्सिस क्या है मेरे पास, वहां बनाया, एक्स वाई जेड जो भी कहें, तीनों एक्सिस, तीनों के अंदर ग्राफ डिट्टो सेम आया। मींस जो भी शेप बन रही है वो इतनी सिमेट्रिकल है कि मैं यहां खड़ी हूं, इससे इतनी दूरी पे भी वेव सिग्नल उतना ही था, इतनी दूरी पे भी वेव सिग्नल उतना ही था, इतनी दूरी पे भी वेव सिग्नल उतना ही था। इतना हाईली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक ही ज्योमेट्री में पॉसिबल है। मोस्ट सिमेट्रिकल ज्योमेट्री इज 3D स्फेयर। स्फेयर से ज्यादा सिमेट्रिकल कुछ नहीं है। कोई मर्जी 3D डायग्राम उठा लाओ आप, जितना सिमेट्रिकल 3D जो जो शेप है स्फेरिकल, वो कोई नहीं। यानी इस वक्त अब आप एक हॉलो बॉल सोचो। मैंने हॉलो क्यों बोला? क्योंकि 1s और न्यूक्लियस के बीच में कुछ नहीं होता, क्वांटाइजेशन है। मैंने हॉलो बोला। हॉलो का मतलब क्या है? मैंने आज आपका क्लास स्टार्ट करने से पहले दोबारा बुक खोल के इस कॉन्सेप्ट को पकड़ा है। क्यों? मेरे से एक भी शब्द गलत ना बोल दिया जाए। मुझे पता है कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन आपको बताते हुए अगर शुरू में ही मैं एक शब्द गलत बोल दूं तो आपको काफी देर लगती है। तो इस टॉपिक पे आते वक्त मैं भी हर साल अपने वर्ड्स को प्लान करती हूँ, मुझे क्या बोलना है, ताकि आप पे सही कम्युनिकेट हो एक बार में। हॉलो बॉल सोचो। हॉलो बॉल एक पतली सी आयरन शीट की। तो आप सर्कुलर मत सोचना बच्चों, मेरे इस हाथ से आपको लगता है आप सर्कुलर सोचो, नहीं, एक पूरी बॉल है। राइट, दिस होल इज अ बॉल। मेरे पास पड़ी है बॉल, बट बहुत छोटी है, बड़ी लाना भूल गई आज मैं, जब दिखा पाती, बट ऐसा प्रॉप मुझे मिल नहीं रहा कि मैं आपको दिखा सकूं अंदर का हॉलो भी। यानी ग्लास बॉल मुझे ऐसी मिल नहीं रही जिसमें मैं उसकी थिकनेस भी दिखा सकूं। तो पूरा एक स्फेयर ऐसा सोचिए जिसके बिल्कुल बीच में छोटा सा न्यूक्लियस है, खोखला है वो पूरा, लेकिन जिस शीट को मोड़ के मैंने स्फेयर बनाया है उस शीट की थोड़ी थिकनेस है। ठीक है, ऐसा होगा 1s, जिसमें इसके अंदर अंदर वो वॉल्यूम मैंने एनक्लोज कर दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 95% थी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा हो सकता है। यस, काफी। अब कहां प्रोबेबिलिटी बाद में बात करूंगी, भी तो वेव सिग्नल की बात हो रही है। अब यहां तक मामला खत्म नहीं हुआ। 1s की तो तुमने स्फेरिकल शेप दे दी, मैं बना भी दूंगी, 3D दिखा भी दूंगी। 2s पे आते हैं। 2s में फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन एक स्ट्राइकिंग चीज हो रही है। अगर मेरे बच्चे अपनी भाषा में बताना चाहें, वेव सिग्नल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, इसमें ये स्ट्राइकिंग चीज क्या है? सुहानी कुछ बता पाओगी? व्हाट इज दिस? ये पॉइंट जो आया, ये जो मैंने रेड लाइन खींची है, यहां क्या ऑब्जर्वेशन लग रहा है तुमको बाहर बैठ के? तुम अंदर जाके तो देख नहीं सकते। क्या ऑब्जर्वेशन बनाओगे इस पॉइंट की? क्या बोलोगे इस पॉइंट को आप दोनों? विद द न्यूक्लियस, दिस इज डिस्टेंस। एक दूरी ऐसी आई जहां पर क्या चीज जीरो है? जाए। अब आप सोचो, मैं यहां खड़ी हूं, ये है न्यूक्लियस जहां मैं खड़ी हूं। शुक्र है आ गया, मैं आने वाली थी। मैं यहां खड़ी हूं और इतनी दूरी पर एक स्टेप में आगे बढ़ी, इतनी दूरी पर वेव सिग्नल इज जीरो। क्या मतलब है इस बात? पहले में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, कहीं नहीं जीरो आया था।
2s के अंदर जब मैं अपनी टेक्नोलॉजी लेके गई, कार्तिक यहीं बेटा जी, 2s के अंदर जब मैं अपनी टेक्नोलॉजी लेके गई तो मुझे क्या पता चलता, एक जगह जहां मैं खड़ी हुई अभी ऐसी भी थी जहां इलेक्ट्रॉन की वेव सिग्नल जीरो। भाई होता नहीं है जीरो, प्रोबेबिलिटी वाले बड़े स्मार्ट थे, जीरो का तो बात ही नहीं की उन्होंने, फिर भी जीरो आया। इसका क्या मतलब? हाँ सर, ये न्यूक्लियस के पास नहीं है, न्यूक्लियस से कितना दूर है देखो। यानी कि 2s में आते ही मेरी तो आंखें खुल गई कि जीरो भी वेव सिग्नल कहीं पर मिला। आप लोगों ने किसी प्लांट की स्टेम को कभी हाथ से हैंडल किया, देखा है बहुत पास से? शुगर केन देखा है, वो तो बहुत बड़ा है, दिखा होगा। शुगर केन देखा है, उसमें अगर शुगर केन किसी को खाते हुए छीलते हुए आप देखें तो एक उसकी स्टेम का इतना लंबा पार्ट होता है जिसमें बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, और उसको काट के छील के पीसेस बना देते हैं। आजकल के बच्चे यूं तो छीलते ही नहीं है ना, एक पार्ट छील के तो बहुत अच्छी बात है, जॉ अच्छा रहेगा तुम्हारा। एक पार्ट के बाद जब वो दूसरा पार्ट आता है, मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, बीच में एक ऐसी जगह आती है जिसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, जो काट के हटा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नोड। स्टेम्स के डायग्राम में आपको नोड बताए गए होंगे, वहां से प्रोपगेशन होता है, नए पत्ते भी निकलते हैं। कई कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कि एक नोड गाड़ दो तो आपको वो पौधा मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो उस नोड को ही कट करके दो रोजेस को मिला के नई हाइब्रिड वैरायटी निकाली जाती है। तो अगर कोई शुगर केन खाने वाला है या शुगर केन से जूस निकालने वाला है, उसके लिए वो नोड जीरो है, क्योंकि उसमें मिठास नहीं होती, उसमें जूस नहीं होता। नोड इज गांठ। इन हिंदी अगर मैं कहूं नोड क्या है, गांठ। किसी धागे में अगर गांठ बंध जाए तो मेरे को वहां से काटना पड़ता है, उस गन्ने की स्टेम में मेरे को उस नोड को हटाना पड़ता है, क्योंकि वहां जूस जीरो है। जहां इलेक्ट्रॉन के वेव सिग्नल को देखा गया जीरो, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है 2s ऑर्बिटल में थोड़े डिस्टेंस पर, थोड़ी दूरी पर एक ऐसी जगह आई जहां इलेक्ट्रॉन का वेव सिग्नल वॉज जीरो। इसको नाम दिया गया गांठ, नोड। यहां नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब। यस। उसके बाद फिर शुरू हुए कि ठीक है, मैं यहां न्यूक्लियस भी हूं इस जगह पे, और मैं एक कदम इधर चली, यहां नोड आया, पतली सी एक बेल्ट आई, इस पूरी बेल्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता, जाई नहीं है। इस बार फिर शुरू हुई, फिर मिलना शुरू हो गया, बीच में एक ब्रेक आया, बीच में एक ब्रेक आया। उसके बाद फिर देखिए, फिर जैसे ये इंक्रीज हो रहा था, अब इसको भी वही मानिए आप, ये वेव सिग्नल है, क्रस्ट और ट्रफ मान लो, जो भी मान लो, ये वेव सिग्नल फिर बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक टाइम बाद फिर घटना शुरू हुआ, नेवर टचेस टू जीरो। उसके बाद फिर वही बात, कहीं भी मिल सकता है। एक नोड आ गया, एक गांठ आ गई, किसमें? 2s में। मैं इस एक गांठ को ड्रॉ करके दिखाती हूं आपके पास। फिर इसकी ज्योमेट्री क्या? उसकी तो स्फेरिकल चल गई थी कि ठीक है, हमने एक हॉलो शेल इमेजिन कर लिया, एक स्फेयर। इसका मतलब बेटा इसको भी हॉलो स्फेयर ही इमेजिन करो, लेकिन कैसे इमेजिन करो? 2s कैसा होता होगा? इसमें बीच में एक बेल्ट ऐसी आती होगी, ये है वो बेल्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन के वेव सिग्नल को जीरो, मतलब वो जो हॉलो पूरा आपने एक स्फेयर माना हुआ है, पतली सी एक शीट का स्फेयर, उसके बीच में एक पतला सा स्फेयर और था जिसमें इलेक्ट्रॉन का वेव नहीं मिला, एक नोड, एक गांठ वाला स्पेस था जहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। शेप तो अभी भी स्फेयर ही है। तो 1s और 2s में क्या फर्क है? 1s में नो नोड, 2s में वन नोड। लेट मी सी इफ यू कैन प्रिडिक्ट मी, 3s में, 4s में, अंदाजा लग गया? सिर्फ एक ही फर्क है, सारे स्फेरिकल हैं, लेकिन नोड्स बढ़ते जाएंगे अंदर, बस। क्लियर सबको? चलिए, आए क्यों पता नहीं, मिले, इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बिकॉज शॉर्डिंगर की कैलकुलेशन इतनी सही थी, उसने बता दिया यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। अब जब यहां नहीं मिलेगा तो मुझे वो सच बताना है, इसका मतलब बीच में एक नोड आता है, कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है नोड का, कोई और यूसेज नहीं है। आप उस टाइम पे पहुंच रहे हो जो आज की डेट है, 2024, आज की डेट में ऑर्बिटल को लेकर जो इंफॉर्मेशन आपको वो दी जा रही है।
नोड का आगे आप ये सोचो कोई यूज आएगा, कभी कोई बात होगी? नेवर, नेवर। बस नोड के नंबर पे होगी, वो भी फॉर्मूला दूंगी मैं आपको, भी शॉर्टकट दूंगी, लेकिन फॉर्मूला से पहले मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर आप वैसे ही इमेजिन कर लो, क्योंकि फॉर्मूलाज भूलना आपकी मजबूरी होगी। अभी मैथ्स फिजिक्स जवान होने दीजिए, फॉर्मूला बहुत बढ़ेंगे, तो फिर केमिस्ट्री के तो फॉर्मूला हम कहेंगे कम याद करने पड़े। तो आपको अगर ऐसे ही पता चल जाए, 1s में 0 नोड्स, 2s में 1 नोड, 3s में 2 नोड, 4s में 3 नोड, तो क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है मेरे को n-1 लाने की? क्या फॉर्मूला दूंगी मैं? n-1 ही दूंगी। 1s में 0 नोड, 2s में 1 नोड, तो मैं n-1 दे दूंगी। व्हाई आई डू नीड दीज फॉर्मूलाज? आई डोंट थिंक सो। ड्रॉ करिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ू। जी नहीं, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट आपको अभी उसका कुछ करना नहीं है, बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो ही थे बोहर के रेडियस। आज नहीं कर सकती वो बात। मतलब अगर तुमने पूछ लिया तो गुड, कोई पहुंचा है वहां। तो ये डिस्टेंस पता है क्या मिला, बाद में बताएंगे आपको। एक्स्ट्रा एज बनी पड़ी है उसकी स्लाइड इसी में, ये आज मैंने सारा नहीं पढ़ाना। आज तो मैंने, एक सेकेंड, आई एम इन मिडल ऑफ सम डिस्कशन। तो जो स्लाइड्स बनी पड़ी है उसमें है ये बात कि बाद में देखा गया ये तो वो था जो दूसरे ऑर्बिट का रेडियस दिया था बोहर ने। तो तुम सोचो, उसने सिर्फ अंदर का माल नहीं दिया, ये जो मेरे को ये मैक्सिमा, ये यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना, ये एक्चुअली में देखा गया तो किसके बराबर निकला? वो जो बोहर के रेडियस से आप दूसरे ऑर्बिट की निकालते हो ना डिस्टेंस, इट मैचेस विद दिस। दैट इज द रीजन बोहर को हम नोबेल प्राइज दी है, कि 50 60 100 साल बाद जो चीज आई उसका डिस्टेंस वो पहले ही दे बैठा था, उसको तो हम डिस्कार्ड करके चल पड़े। लेकिन ये आज नहीं मैं बात करना चाह रही थी, इसको मैं टेस्ट के बाद जो मेरा ऑब्जेक्टिव से पहले का सेशन होगा, एक्स्ट्रा एज फॉर जेई पीपल ओनली, नॉट फॉर नीट, उसमें बात करूंगी। नहीं, अच्छा वो ऐसा टच हो रहा है, थोड़ा जूम कर देती हूँ। होना नहीं चाहिए, आपकी कॉपी में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको जूम करूँ ना तो टच नहीं हो रहा होगा बस। गुड ऑब्जर्वेशन, यस। हाँ, मैं वो भी अभी बचना चाह रही हूँ उससे, क्योंकि वो मेरे को पूरा डिटेल देना पड़ेगा अभी, मतलब वो। थोड़ी देर और रुको, एल ले रहे हैं, थोड़ी देर और रुको। अभी थोड़ा सा बचना क्रॉस क्वेश्चनिंग से, क्योंकि अभी अभी टॉपिक ही नहीं पूरा हुआ। मेरे पास जवाब होते हैं, कई बार मैं रुक नहीं पाती, कई बार रुक पाती हूँ, तो खराब मत करो चीजों को। आई नो द क्वेश्चंस कमिंग ऑन योर वे, वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोनस है कि कुछ बच्चे उस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, जो आगे आने वाली चीज है। मेरी क्लास कामयाब है। जवाब आज नहीं मिलेंगे सारे, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, क्योंकि पहले ये चीज सेटल हो जाए, फिर मेरे लेकर आना। 15 मिनट की बात है जो भी आप पूछ रहे हैं, और एक लिमिट ऐसी आएगी जो जे एडवांस से भी बाहर की होगी, वो मैं कराऊंगी ही नहीं। ये ग्राफ्स नोट करिए और बहुत ध्यान से बनाइए। 3s में आप 2 नोट्स बनाएंगे, एक बेल्ट ये और दूसरी बेल्ट ये। प्रॉपर लेबल करेंगे इसको। ये नोट ज्योमेट्री की वजह से नहीं है, ये नोट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से है। 3s के अंदर 2 नोड, 4s के अंदर 3 नोड। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए नोड्स का नंबर बढ़ता गया। स्फेरिकल ज्योमेट्री में नोड नहीं था, ज्योमेट्री बिल्कुल ऐसी थी, 1s की कोई नोड नहीं था। बन गए तीनों। देखो, हर टॉपिक की तरह पहली बार ये टॉपिक भी खराब लगेगा, लेकिन ये तो आखिरी, मतलब ये 2 दिन बाद भी खराब लगेगा। ये कंफर्टेबल नहीं होगा टॉपिक तुम्हारा, ये ऐसे ही रहेगा अनकंफर्टेबल सा, रहने देना। मतलब चुपता रहेगा आपको, कोई बात नहीं, 2 3 बार रिवाइज करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। इसमें डिटेलिंग से बचना, माय सजेशन। ग्राफ बनाएंगे उसके सामने इसका ऑर्बिटल भी बनाएंगे 2 नोड्स वाला, ताकि याद रहे 3s में 2 नोड्स होते हैं। ये ग्राफ नेगेटिव में क्यों गया, ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है, 0 के बाद मैं वापस ऊपर तो नहीं आ सकती। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पकड़ो, पॉजिटिव के बाद अगर आप 0 पे आए हो तो 0 के बाद आपको कहां जाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो ये वेव फंक्शन दिखाने का तरीका है, क्रस्ट रफ की तरह। यस, नोड जहां पर प्लस से माइनस जा रहा है मतलब नोड आ गया। क्योंकि जब आप इस टेक्नोलॉजी को भी आप समझ नहीं सकते, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को, मैं तो सिर्फ वैसे बता रही हूँ। जब वेव फंक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो तो प्लस के बाद तो माइनस ही आना है, क्योंकि वेव्स तो यही होती है ना।
क्रस्ट के बाद तो ट्रफी आना है। सिर्फ क्रस्ट क्रस्ट कैसे दिखाओगे, क्या है वो, वेव तो है ही नहीं। इसीलिए मेरे को वेव फंक्शन पॉजिटिव के बाद जब वो जीरो को टच करता है उसको माइनस में लाना पड़ता है। ठीक है, हो गया सबके पास ये। तो इस हिसाब से आप ये देखो, मैंने थोड़ा सा अर्ली बताया आपको, थोड़ा सा जल्दी बता दिया शेप। जाई के बेसिस पे शेप नहीं आई थी एक्चुअली। ठीक है, जाई के बेसिस पे थोड़ा डाउट हुआ कि इसकी शेप पक्का स्फेरिकल होगी, वो डाउट मैंने तो कंफर्म ही कर दिया। लेकिन इतनी जल्दी शेप पे वो पहुंचे उससे पहले उन्होंने डबल चेक करना सही समझा। तो उन्होंने चेक किया, क्योंकि शेप किस चीज पे आनी चाहिए बच्चों, शेप आनी चाहिए मेरी इस बात पे कि प्रोबेबिलिटी, जाई प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, वैसे तो है, लेकिन जाई इज नॉट प्रोबेबिलिटी, जाई इज वेव का सिग्नल। अब जरा आप टूपी का बनाइए अपनी कॉपी में, कुछ ऑब्जर्वेशन मेरी क्लास में कोई कर पाए, कुणाल, वृंदा, अनन्या, चेतन, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको लगता हो, सरगुन, न्योनिका, यस, जाए जीरो से शुरू हुआ है, कमाल, ये देखिए। ओके, दूसरा ऑब्जर्वेशन। हम्म, हाँ, मतलब डिस्टेंस जीरो, मतलब बिल्कुल न्यूक्लियस के ऊपर से शुरू किया है मैंने, न्यूक्लियस के बहुत नजदीक। सुनो सुनो सुनो, हाँ, न्यूक्लियस के सबसे पास वेव सिग्नल ही नहीं है। जब से तुमने पढ़ना शुरू किया, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा। यहां तो दिमाग घूमना चाहिए हमारा। न्यूक्लियस के पास उसके देख रहे हो वेव सिग्नल कितना कम है, जीरो से शुरू हो रहा है भाई, मैं क्यों शर्माऊं जीरो बोलने में, राइट, जीरो से शुरू हो रहा है, थोड़ा दूर गए गए गए, बढ़ रहा है, दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन का वेव सिग्नल ही क्या है। अब मैं चैलेंज होती हूँ, हर चीज स्फेरिकल सोच के चल रहे थे हम, समस्या ये है। अब पता क्या चलता है, अगर बनाते बनाते ध्यान दे पाए, पहली बार मेरे को ऐसा मिलता है कि न्यूक्लियस के इतनी पास इलेक्ट्रॉन की वेव सिग्नल नेग्लिजिबल, नाम मात्र, जरा सा है ठीक है, बहुत थोड़ा सा है। स्फेरिकल ज्योमेट्री में तो ऐसा नहीं हो सकता, ये भी तुम्हें हम बता रहे हैं, स्फेरिकल में हो नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं है। अब पता चलेगा तो तुम्हें स्फेरिकल से ज्यादा बेटर ये समझ आएगा, स्फेरिकल तो बचपन से घुसा दिया तुम्हारे दिमाग में। यानी इसको देख के मेरा अंदाजा, मैं टूपी को बनाने की कोशिश करती हूँ, ऐसा कोई शेप तुम्हारे सामने बनाने की कोशिश करती हूँ, चेक करना जिसमें न्यूक्लियस के पास, सोचिए मैं आपके सामने एक ज्योमेट्री बनाती हूँ, बताना वो सही है कि गलत है। दिस न्यूक्लियस, मुझे ऐसी ज्योमेट्री बनानी है जिसमें न्यूक्लियस के आसपास वेव सिग्नल जीरो हो लगभग। इज इट पॉसिबल, न्यूक्लियस के आसपास वेव सिग्नल जीरो है, लेकिन इधर तो है, गड़बड़ हो गई। न्यूक्लियस के आसपास अगर मेरे को वेव सिग्नल जीरो बताना है, मैंने एक साइड तो बता दिया नाम मात्र जरा सा, क्योंकि मेरे को उसी बाउंड्री को तो आउटलाइन करना होता है ना जहां पर 95% तक की प्रोबेबिलिटी है। हो गया आप दोनों का, चले फिर, चल। सो न्यूक्लियस के आसपास प्रोबेबिलिटी जीरो, यहां तो मैं ठीक थी, लेकिन यहां कितनी दे दी मैंने न्यूक्लियस के आसपास, कहां की जीरो। यानी जो मैंने इमेजिनरी बाउंड्री डालनी है वो ऐसी डालनी है कि न्यूक्लियस के आसपास तो वॉल्यूम कवर ही ना हो। अब एक और बनाती हूं, चेक करना, ये भी पॉसिबल है न्यूक्लियस के आसपास, तो भाई इतना वॉल्यूम तुमने कवर कर लिया। तीसरी ज्योमेट्री, दूर जाने पे बढ़े, बढ़ रहा है दूर जाने पे, एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, बनानी तो पूरी पड़ेगी। पहली ऐसी ज्योमेट्री मेरे को मिली डंबल, जिसमें न्यूक्लियस के आसपास देख लो जीरो वेव सिग्नल। और वाकई में अगर मैं रियल डिस्टेंस पे जाऊं, मेरी मजबूरी है, जितना जूम करूंगी बड़ा बनेगा, ये बहुत पतला होता है यहां से शुरुआत में, क्योंकि न्यूक्लियस से जैसे जैसे तुम दूर जाते गए
वेव सिग्नल स्ट्रांग होता गया और मेरी बाउंड्री 95% वाली चुनते चुनते डॉट्स बनाते बनाते अपने आप ही ये शेप आई, इसे कहते हैं डंबल। पी ऑर्बिटल, हाँ जी, यहां तो है ही नहीं ना, और यहां भी कहां है, और कौन सी साइड? तुम सिर्फ अभी एक एक्सिस में सोचो, क्योंकि 2p में 3 होते हैं, 2px, 2py, अभी मैं तीसरी भी लूंगी, 2pz। सिर्फ एक्स एक्सिस में सोचो, प्लेनर, ठीक है? तो उसमें एक ही ज्योमेट्री ऐसी बनी जो इस डिस्ट्रीब्यूशन से एग्री करती थी कि न्यूक्लियस के ऊपर बिल्कुल पास 0 प्रोबेबिलिटी है। राइट शैला? अभी आगे पीछे कहीं ना सोचो, अगर ये इमेजिनरी बाउंड्री में इसके हिसाब से देने लगी, सोच के देखो, ये मैक्सिमा यहां आया, तो हम न्यूक्लियस से जितना दूर गए वहां पर उतना वेव सिग्नल तेज मिला। वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बड़ा थॉट ब्रेकिंग था ये, कि न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की चांसेस, वेव सिग्नल स्ट्रांग आ रहा है, भाई ये कुछ अलग ही है। यस, कुछ अलग ही है। दूसरा ऑर्बिटल ऐसा था, तो ये मैंने क्या बनाया, px। ऐसे ही कोई मेरे को कहे pz बनाओ, केमिस्ट्री में इस चैप्टर में z एक्सिस ये ली जाएगी, ध्यान रखना ज्यादातर। और py अगर कोई मेरे से पूछता इसकी वजह से, तो ये, अब मैं यूं निकलती हुई तो दिखा नहीं सकती ना, तो खैर ये शेप्स पे अलग स्लाइड आएगी, आप बनाएंगे। बट इतनी देर मेरे को एक बात में लगी कि इमेजिनरी बाउंड्री ड्रॉ किस हिसाब से हुई। फोटो खींच के मैंने तो कह दिया, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी और देखा जहां डॉट्स का ढेर सबसे ज्यादा है उसको बाउंड्री दे दो। तो मैंने पी ऑर्बिटल की 1000 फोटोज खींच के रखी और देखा इलेक्ट्रॉन्स के डॉट का ढेर जिस जगह हो रहा है उसको एक लाइन खींच के दी, तो वो तो डंबल निकल के आई। तो ये शॉर्डिंगर की टेक्नोलॉजी थी जो 1000 फोटो के बराबर काम कर रही थी हर पॉइंट पे कैलकुलेशन। तो पी की शेप ये आई, तो 2p ऑर्बिटल में कोई नोड दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई नोड नहीं दिखाई दे रहा। कोई मेरी इस बात को काउंटर करना चाहेगा कि है मैम नोड, शुरू में ही है, स्टार्ट ही तुम नोड से कर रहे हो जहां वेव सिग्नल 0 है। यस, पी के अंदर बाय बर्थ एक नोड है जी। एस के अंदर बाय बर्थ, एस की बर्थ कब हुई? 1s, कोई नोड नहीं था। पी की बर्थ कब हुई है? 2p, एक नोड तो उसने पैदा होते ही पकड़ लिया। यस, उसके अंदर एक नोड है। ड्रॉ इट, इस ग्राफ को ड्रॉ करिए, डंबल मत ड्रॉ करना, अगली प्रॉपर तहजीब से स्लाइड आएगी। तो मेरे ख्याल ये ग्राफ तो सारे ही ड्रॉ कर चुके होंगे, 2p, राइट? इसको नोड मत लिखना, इसको कुछ और कहते हैं, अभी नोड मत लिखना इसको। अब 1s 2s 2p और 3s, यही चार आपके सिलेबस में है। अब मैं किसके बीच ग्राफ दे रही हूं, हेडिंग देखना, बनाना मत, जल्दी मत करना बनाने की। जाई स्क्वायर। और आपको याद हो मैंने एक दिन आपको जाई और जाई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस लिखवाया था और कहा था जिस दिन काम आएगा उस दिन बात करेंगे, भी लिख लो। जाई स्क्वायर क्या बताता है? पहले तो जाई का सिग्निफिकेंस, इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। जाई स्क्वायर क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट। तो इतनी देर से मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रही थी, आप लोग क्या सोच रहे थे? जाई से प्रोबेबिलिटी तो पता चलती है, यस, जाई से प्रोबेबिलिटी पता चलती है विद दैट लंबी सी इक्वेशन। तो जब उन्होंने वो जाई स्क्वायर की कैलकुलेशन की, उसके हिसाब से नए ग्राफ्स, अब ये चारों ग्राफ एक ही पेज पे बनाइए। इसके अंदर दो नोड, तो इस बेसिस में 4s का ग्राफ तो तुमसे चुनवा सकती हूँ चार ऑप्शन में। अगर तुमको 1s 2s और 3s का सीक्वेंस पता चल गया तो 4s तो तुम लोग कर ही लोगे, परफेक्ट। अब आ जाते हैं, इतनी देर से जो ये जाई स्क्वायर और आर के बीच हमने देखा, एक्चुअली शेप इन्होंने दी थी, मैंने वहां से आपका बैकग्राउंड बनाना शुरू कर दिया, बट एक्चुअली शेप जिससे भी मिली आपको, शेप क्लियर हो गई, एस और पी। अभी डी की तो आई ही नहीं, डी के ग्राफ आप कर नहीं सकते, नॉट योर स्कोप, बियॉन्ड योर लेवल, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के भी बाद में पकड़े जाते हैं। लास्ट एक और चीज के बीच में ग्राफ, जब 3 डायमेंशनल बात चल रही है तो क्यों ना वॉल्यूम की बात की जाए। तो उसके लिए रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन एक बनाया गया। ये 4πr² क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम फॉर्मूला है ये,
तो क्यों ना पूरे वॉल्यूम के लिए इसको मल्टीप्लाई करके देखा जाए। तो 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर वर्सेस आर, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन नाम दे दिया गया। उसके ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करिए सो दैट मैं फाइनल आउटकम पे आऊं। जो कह रहे हो जोर से कह सकते हो। एरिया होता है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बिल्कुल। यहां एक्चुअली में, खैर अभी अभी ये डिटेल नहीं दूंगी, इट इज अगेन बियॉन्ड योर स्कोप। अभी सिर्फ ये मानिए ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन करके कोई फंक्शन आया जिसमें हमने 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया इसके साथ। अभी आपका अभी लेवल नहीं है उस चीज को, थोड़ा और टाइम बाद बात करेंगे। ये स्टार्ट ही 0 से हुए हैं तीनों ग्राफ्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस, और वो भी उस फॉर्मूला की वजह से। इसीलिए जितना समझाना था ना, मैं पिछले 2 ग्राफ में समझा के आ गई। यहां मैं वो समझा नहीं सकती थी जो दिखा रही हूं, और ना आप समझ सकते हो। तो पहले बनाओ ये तीनों ग्राफ, फिर इसके फाइनल आउटकम शेप को ड्रॉ करते हैं और नोट्स गिनेंगे। नोट्स गिन दिए तो क्लास ऑफ, नहीं गिने तो चलेंगे हम लंबा। हाँ जी, 1:2। अच्छा अभी मत गिनो, गिनेंगे यार तुम, मतलब अभी रुको। ग्राफ के इस साइड मैंने क्या लिखा है बच्चों, ये देखना, कैपिटल आर। कैपिटल आर लिखा मिलेगा अक्सर, लेकिन कैपिटल आर का मतलब क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, बन गए ये सारे ग्राफ्स। जब भी आप अपने नोट्स को फाइनलाइज करें, रिवाइज करें, इस चैप्टर में रिवीजन में आपको 2 टॉपिक्स हमेशा पकड़ने पड़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्टॉपिंग पोटेंशियल और वो सब आता है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी कर्व्स। एवरी ईयर क्लास 12th गिव मी ओनली 3 टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। मैम रिवाइज कराओ सिर्फ ये 3, जिसमें पहला वो देते हैं मेरे को प्रोबेबिलिटी कर्व्स। इसमें हर बार किसी से थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन या हेल्प चाहिए होता है कि थोड़ा सा करा दो, उसके बाद तो हो ही जाएगा। इसके बाद में आ जाती हूँ, एक्चुअली देखो एस की शेप तो मेरे को 3D दिखाने की जरूरत ही नहीं, ड्रॉ क्या करना है वो भी बताती हूँ। ये है मेरे पास 3 p ऑर्बिटल। अब आप लोगों को जब भी p की शेप देनी है, एक अच्छी बात होगी जब आप px दोगे तो ऐसे दोगे, y और z एक्सिस ड्रॉ जरूर करना, ताकि सामने वाले को पता हो 3D में बात कर रहे हो। राइट, सामने वाले को ये पता होना चाहिए, रेदर आपको पता होना चाहिए मैं 3D में बात कर रहा हूं या कर रही हूं। तो बनाइए अब 2px 2py 2pz। फॉर बेटर मैं बना देती हूं, कहीं एक्सेस जो ज्यादातर आपको मिलेगी वो बनानी चाहिए। दिस इज 2px, दिस इज 2py, दिस इज 2pz। ये 3 है, बाकी की एक्सेस भी बनाइएगा, चाहे मैं नहीं बना रही, लो बना देती हूँ भाई। आप बाकी की एक्सेस जरूर शो करेंगे, सो दैट यू शुड नो आप सिर्फ एक ही एक्सेस में एक पी में बात कर रहे हैं। 2px 2py 2pz ड्रॉ ये करिए आप। 3D का इंप्रेशन देने के लिए वी नीड दीज एक्सेस, इतने से इंप्रेशन आ जाएगा। और अपनी समझ से बनाइए। डंबल तो सबको पता, और तीनों में एक नोट दिख रहा है ना, डंबल। हालांकि मैं उसे नोट नहीं कहती, तो अभी तो आपके लिए नोट ही है, थोड़ी देर बाद नाम बदल देंगे उसका। तो 2px 2py 2pz, अक्सर एक्सिस 2pz ये वाली ली जाएगी, ये ध्यान रखना। अब आपको ये थोड़े से ऐसे डिफरेंट शेप्स मिलनी शुरू होंगी। आज से पहले तो आप एटम को गोली बनाते थे, बनाएंगे अभी भी गोली, लेकिन उसके अंदर है ये सारा, गोल के अंदर, स्फेयर के अंदर पी ऐसे होता है। पूरे एटम को अगर तुम स्फेयर सोचते हो तो अंदर 2p ऐसे हैं, 3 3। बन गए 2p सबके पास। तो डी का तो आपको ना जाई दिया गया, ना जाई स्क्वायर दिया गया, ना रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व दिया गया। डी आपके स्कोप में ही नहीं है, लेकिन शॉर्डिंगर के स्कोप में था। शॉर्डिंगर की कैलकुलेशन से डी 5 थे। मैं फिर भी एक बार पहले आपको ये दिखा दूं शेप्स। ये देखिए, नीचे वाली मत देखना। ये है एक डंबल,
अब इसको हमने एनिमेट करने में वैसे ही जस्ट आपको देखने में पता चल जाए चारों तरफ से कि ये डंबल किस तरह से है। और ये देखिए अपनी एक्सिस पे ही है ये, तो इसको 2p(x) मान लो। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर यहां न्यूक्लियस था बच्चों, सोच के देखो, इधर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी z एक्सिस पे 0 थी इसमें। ये 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। 2p अपने आप को स्पेस में x एक्सिस में ओरिएंट कर सकता है, z एक्सिस या y एक्सिस है ये u निकलती हुई, या z एक्सिस में ओरिएंट कर सकता है। तो 2p के 3 एक्सिस हैं। तो आप ये सोच के देखो एक एटम के अंदर क्या होता होगा, एक एटम के अंदर अगर मैं बात करूं, ये दोनों का सेंटर अगर मिले जब, तब देखना इस तरह से है 2p, एक यूं और एक यूं, अभी तो घूम रहा है इसलिए टिक नहीं रहा, एक यूं और एक यूं, इस तरह से है 2p। अगर ये एनिमेट ना हो रहा होता, घूम ना रहा होता, उस चीज को सोचो, ये आपका एक 2p और ये नीचे वाला दूसरा 2p, इस तरह से दिखाई पड़ता। तीसरा बना दूंगी तो एक और, न्यूक्लियस एक ही जगह पे है, कहने का मतलब ये है दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है, एक साथ ये लोब्स ऐसे ओरिएंट होते। तीसरा और बना देती, वो था मेरा 2p, 2p में टोटल कितने लोब्स, 6, एक ये p तो इसके दो, एक ये p इसके दो, तीसरा एक और p उसके दो, मतलब जो आगे से निकलता हुआ 6 लोब्स दिखाई देंगे। तो ये खैर मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये दिखाना है, बट मैंने आपके लिए इंडिविजुअल 2 2p रखे। जब आई डी की बारी, डी की ज्योमेट्री और खतरनाक, डबल डंबल, ऐसे 5 नाम गिनाऊं मैं फिर से, और मैंने लास्ट क्लास में कहा था आज का काम है याद करना, सुनिएगा, माथे पे हाथ मत रखो, अभी तो बहुत कुछ आना है, अभी तो पहला चैप्टर है बालक बालिका, दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी तो ऐसा कुछ है जो हम दिखा सकते हैं, 12th तक तो आएगा मैम, रहने दो दिखाना, बस आप कराओ, हमारे नंबर आए और हमारी जान छूटे, ठीक है। एनीवेज 5 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इस तरह से डी होता है। बट आप ये डी तो बना नहीं सकते ऑफ कोर्स। तो अब आपको 3p जब बन गए हैं तो मैं आपके साथ 5d बनाती हूं। पहले इधर देख लीजिए ताकि 3D इंप्रेशन आ जाए, फिर मैं बनाना सिखाऊंगी। चेक एवरीवन, डी जेड स्क्वायर देखो, जेड स्क्वायर की शेप इज डोनट, इसमें एक डंबल डोनट शेप में आ गया। अब आप ध्यान दीजिए डी वाई जेड, जिसका नाम डी वाई जेड है, वो ध्यान दो वाई एक्सिस सॉरी जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है चारों लोब्स, काट नहीं रहे उस एक्सिस को, यानी वाई और सॉरी जेड और वाई के बीच में है लोब्स, अगर ध्यान से देखो तो। अभी मैं दिखा रही हूं ड्रॉ करते वक्त और इजी वे दूंगी। तो ऐसे ही फिर तो नाम ही बदलना है, वाई जेड एक्स वाई और एक्स जेड, और एक्सिस के नाम बदलते जाएंगे हम, वो तो चलो कर लेंगे, ड्रॉ करवाऊंगी। अच्छा डोनट भी इस कहानी के बाद तो मुझे लगता है आपको याद रहेगा, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, दोनों अपनी एक्सिस को काटते हुए उसी एक्सिस के ऊपर हैं। ये अगर आप देखें तो ये इस तरह से 5 की शेप ये है। अब अपने पे तो ऐसे तो बनेगा नहीं जैसे दिखा दिया, अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि आप कॉपी में कैसे बनाएंगे, द शॉर्टकट एंड इजीएस्ट वे। चेक, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये रही, जेड एक्सिस अनटच्ड, एक्स और वाई को काट दीजिए लोब्स के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और कोई मेरे को कहे बाकी के 3 याद कराओ, तो चेक करो ये कौन सा होगा, एक्स और जेड एक्सिस को छुआ भी नहीं है, तो ये वही होगा डी एक्स जेड, सेम ही डायग्राम है। चेक, एक बार देख लो फिर बनाना, फिर ये सारा जुगाड़ भूल गए तो दिक्कत होगी। एक्स और जेड एक्सिस को लोब्स, ब्लू लोब्स ने छुआ भी नहीं है, तो नाम क्या है, एक्स जेड। किसको लोब्स ने काटा है, वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस तो यू निकल रही है ना, ये सोच लो। इसी तरह से मैंने सेम डायग्राम रखा, सिर्फ इन 2 एक्सिस का नाम बदल दिया।
डिट्टो सेम, और वो क्या होगा, dxy। तीसरा डायग्राम, तीसरे डायग्राम में भी मैं एक्सिस का नाम बदल दूंगी, बस क्या करूंगी, यही करना है ना मेरे को। मैंने तो आपके सॉरी आपके सामने मैंने इसको कॉपी ही किया है, और सिर्फ क्या करूंगी मैं, इसमें एक्सिस का नाम बदल दूंगी। यहाँ एक्स वाई जेड था, यहाँ एक्स जेड वाई था, तो आप देखिए इसका नाम क्या रखवा रहे हो बच्चों मेरे को, एक्स वाई। कौन सा रह गया अब, जेड वाई रह गया शायद, या वाई जेड बोल लीजिए। ये एक्स जेड हो गया, ये एक्स वाई हो गया, तो क्या रह गया, जेड वाई या वाई जेड, कुछ ही बोल लीजिए। तो अब आप लोग एक्सिस के नाम करिए सिलेक्ट, और तीसरा नाम लिखिए, मैं वेट कर रही हूं। दिस एंड दिस, ये ध्यान रखना है, डी जेड स्क्वायर में लोब जेड एक्सिस पे होना चाहिए। एक्स और वाई एक्सिस जो है वो डोनट में ही पिचक गई। दिस इज जेड, जेड एक्सिस ध्यान रखनी है, डी जेड स्क्वायर में लोब सारा जेड में चला गया। एफ ऑर्बिटल की शेप इज सो डिफ्यूज्ड इट कैन नॉट बी नेम्ड, इट यू कैन नॉट ड्रॉ इट। तो एफ की आप ना शेप सोच सकते हो, ना बता सकते हो, ना ड्रॉ कर सकते हो। एफ के 7 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि हम उसकी शेप ही नहीं समझ पाए, उसकी एक्सिस ही नहीं समझ पाए, तो उसके कोई नाम भी नहीं है अलग अलग सातों के। तो एफ की शेप नहीं बताई जा सकती, ना आपसे पूछी जा सकती। तो बिफोर क्लोजिंग टुडेज क्लास, ऑफ कोर्स देयर इज नो टेस्ट टुडे, क्योंकि अगली क्लास में पूरी रिवीजन है, अगली क्लास में लूंगी, पूरे चैप्टर की रिवीजन है ना, तो उसमें हर टॉपिक का एक क्वेश्चन उछल के आ जाएगा, ताकि आपका प्रिपरेशन हो। नोट्स जिस पे हम क्लास ऑफ करेंगे, इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ताकि आप रिवीजन में मौका ले सकूं मैं आपसे। कुल मिला के नोड्स का मतलब देखिए क्या, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स और प्लेनर नोड्स, यानी नोड्स होते हैं दो तरीके के। एक होता है आपका, ये जो मैंने नोड्स का नाम लिखा है ना, ये है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नोड्स, ये है सेकंड कैटेगरी ऑफ नोड्स। छोड़ दो मत लिखो, कोई बात नहीं, अगली क्लास में लिखवा देंगे, डोंट वरी, कोई टेस्ट थोड़ी है। समझ लो, जवाब दो और जाओ। ये एक स्लाइड अगली क्लास में ओपन हो जाएगी, यहीं से शुरू करेंगे रिवीजन, उल्टे से शुरू करेंगे, बस कोई नोट नहीं कर रहा। दो तरह के नोड्स होते हैं, एक होता है नोडल प्लेन, पूरे प्लेन पे ही अगर ये पतली सी कॉपी देना, पूरे प्लेन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो तो उसको कहते हैं नोडल प्लेन। चेक, ये एक प्लेन है, दिस इज, कौन सी एक्सिस मानू तुम्हारे लिए, एक्स एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ठीक है। पी जेड कैसा होगा, मुझे सब लोग यही चाहिए, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे बलून्स 2 ले आने चाहिए थे। दिस, समीर, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे, और जो एक बार ये समझ लेना यहीं देख के, उसकी डिफिकल्टी खत्म है, ये चीज रिपीट नहीं हो पाती, फिर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। चेक एवरीवन, डंबल एक लोब इधर, एक लोब इधर, दिस इज व्हाट योर पी जेड। ऐसे ये प्लेन इधर होता, एक लोब इधर, एक लोब इधर, मैंने एक ये बता दिया, एक ये बता दिया, तीसरा कौन सा बताऊं, यू, एक लोब इधर, एक लोब इधर, ये क्या है, नोडल प्लेन, जो बाय बर्थ पी में आया है। शुरू में ही डॉट मैंने 0 से शुरू किया, अंशिका इधर ही, ये तो हर पी में होगा, तुम 2p की बात करो, 3p की बात करो, 4p की बात करो, 5p की बात करो, तो हर एक में होगा, ये तो बाय बर्थ है जी। जो ज्योमेट्री में ही पैदा हो गया है मेरे पास नोडल प्लेन, उसको मैं नोडल प्लेन कहूं तो आसान हो जाएगा। तुम्हारे को आसान थोड़ी, तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए ही तो एक लाइन क्रिएट की गई है केमिस्ट्री। तो ऐसे कैसे नोडल प्लेन दे देंगे हम, एंगुलर नोड्स या प्लेनर नोड्स जो पैदाइश से ही किसी ऑर्बिटल में आते हैं, एस में एक भी नहीं होता, पी में, एस में, पी में, डी में, एफ में, एंगुलर नोड्स का मतलब जो उसकी ज्योमेट्री में ही आ जाते हैं, और वो हमेशा किसके बराबर होते हैं, जितना इंट्रोडक्शन मुश्किल था उतना ही इजी इसका आंसर था।
तुम्हें मैंने पी की शेप इस तरह से कॉपी की हेल्प से दिखा दी। अगर मैं आपसे पूछूं 4f में कितने एंगुलर नोड्स, जो उसका तुम्हें नहीं पता एफ की ज्योमेट्री, अब क्या करो, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब है उतने ही नोड्स होंगे। कौन से वाले? एंगुलर नोड्स। तो अगर तुमसे 4f के एंगुलर नोड पूछे जाएं तो क्या जवाब आएगा? ज्योमेट्री बताई भी नहीं गई। 5p के पूछूं तो, अरे 5p, p का एजीमुथल क्वांटम नंबर, p का सारी जिंदगी 1 रहता है। 5p के अंदर कितने एंगुलर नोड्स होंगे? 6d के अंदर। तो अब वो 6 और 5 मत सुनना, SPDF सुनना। तो एंगुलर नोड्स तो फिक्स है। लेकिन वो जो मैंने टायर बनवाए थे बीच में, वो जो मैंने आपको बेल्ट्स बनवाई थी कि यहां नहीं होता इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी, तो आपने देखा था 2s में एक ही नोड, 3s में 2 नोड, और उसको समझा था। वो वाले नोड्स होते हैं न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएं उसकी पॉसिबिलिटी के हिसाब से, उन्हें कहा जाता है स्फेरिकल या रेडियल नोड्स। स्फेरिकल या रेडियल नोड्स। मेरे को याद दिलाओ 3s में कितने नोड्स बनाए थे तुमने? वो वाले 2। चेक करना, 3s की बात कर रही हूं। उसका शॉर्टकट फॉर्मूला दे दिया n-l-1। 3s के लिए n कितना है? l के s के लिए l कितना है? वैसे भी 2 ही आए थे, ऐसे भी 2 ही आए हैं। तो अगर अभी मैं मेरे कहने को मानना, इसको नोट मत करना, इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्योंकि जो फ्लो ये हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन क्योंकि एक फ्लो चल रहा है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी। 3p, ये 3p है, इसके अंदर नोडल प्लेन्स कितने? वो तो p में है ही। रेडियल नोड्स कितने? 1। कुछ 4-5 गर्ल्स का ही जवाब आ रहा है 1। बॉयज 1। एक अकेले ने लगाम उठा रखी है, बोझ उठा रखा है, बिल्कुल सही। सारे बॉयज के मुंह में दही जमी हुई है क्या? गिर जाएगी क्या बोलने से? क्यों भाई परीक्षित? ये फॉर्मूला अगर तुम लगाओ n-l-1, किस पे? 3p पे। n, l कितना? कितना आया आंसर? 1। रेडियल नोड्स होते हैं जो रास्ते में चलते चलते मिलते हैं रेडियस के साथ। यानी 3p का अगर अगली क्लास में मैं डायग्राम पूछूं जो ये बना के दे, उसको मानू। आपसे मैंने थोड़ी देर पहले 3s बनवाया था, और मैंने रेड कलर से 2 ये बनाए थे, और बड़े प्यार से आपने उसको बनाया था और लेबल किया था। ये क्या है? कौन से वाले नोड जो रास्ते में मिले? रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स? 3p में पहला नोड आया, आप चेक कर लो। अरे ऐसे बना लो, मतलब थोड़ा सा मैच नहीं किया मैंने, मतलब तुम करी यूं, अब बना लो कैसे मर्जी बना लो ना। आई डोंट नो, वैसे उससे फर्क क्या पड़ रहा है? नोड का कुछ नहीं पड़ रहा। वो नीचे से भी ऐसे नहीं, बुक्स में हमेशा ऐसे ही मिला है हमको। तुम बताओ, तुम ही ने बताया 1। अच्छा अच्छा, ओहो, ये एक ही लोग मतलब ये पूरा एक माना जाता है। ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, जो यहां होगा वो यहां होगा। गुड, ये एक ही नोड कहलाया जाएगा। क्लियर? 5p में कितने नोड्स? 5p में रेडियल नोड्स कितने? 5 -1 -1 3। तो अगर मैं ये बना के दूं और कहूं पहचानो ये कौन सा है, पहचानना होगा। तो स्फेरिकल नोड्स वो जो शुरू में पढ़े, एंगुलर नोड्स जो ज्योमेट्री में ही आते हैं, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां मैं नोड्स पे आज की क्लास खत्म करती हूं। आपका चैप्टर खत्म एनसीईआरटी से पूरा।
और अगर जेई का कोई टॉपिक रह गया होगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब कराऊं, अगली क्लास में आप लोग रिवीजन के लिए प्रिपेयर होके आएंगे।